लास्ट में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक था आपके पास में, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एडमिक्चर्स। एडमिक्चर्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एडमिक्चर्स। ठीक है, एडमिक्चर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, इसी को और कंटिन्यू करेंगे अपना। ठीक, चलिए। एडमिक हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं? टॉपिक हमने सीमेंट आपका टॉपिक था, सीमेंट ओवर हो गया है। ठीक है, सीमेंट टॉपिक था आपका, सीमेंट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सीमेंट आपका टॉपिक था, सीमेंट। इससे अलावा लाइम हो चुका है, सीमेंट, लाइम एंड स्टोन्स, मतलब एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स हम कवर कर चुके हैं, एग्रीगेट्स भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो फोर्थ टॉपिक जो आपके पास हम डिस्कस कर रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एडमिक्चर्स। एडमिक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एडमिक्चर्स के बारे में बेसिकली हमने 4-5 तरह के एडमिक्चर को डिस्कस कर लिया था। जैसे आपके पास में था प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स थे। हमने डिस्कस कर रिटार्डर्स के बारे में, रिटार्डर क्या होते हैं, क्या फंक्शन था रिटार्डर्स का। इसके बाद हमने डिस्कस करा था अबाउट द एक्सेलरेटर्स। एक्सेलरेटर्स के बारे में डिस्कस करा था कि भाई एक्सेलरेटर्स हमारे कंक्रीट में क्या वर्क करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर्स। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टॉपिक जो आपका था एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर्स। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या काम हमारा एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर का होता है, किस तरह का फंक्शन ये बेसिकली हमारे कंक्रीट के अंदर करता है। मोस्टली सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारा एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर इंप्रूव करवा देता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने देख भी ली हैं। इसका जस्ट एक छोटा सा डिसएडवांटेज आपके पास में आया था। एक डिसएडवांटेज क्या था, जस्ट कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ कम हो जाती है अगर आप एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर को यूज करोगे। बाकी इससे अलावा सारे के सारे बेनिफिट ही करवा कर दे रहा है, सारे बेनिफिट करा कर दे रहा है। जैसे आपने देखा वर्केबिलिटी इंप्रूव करा देता है, आपने देखा कि बेसिकली स्ट्रेंथ थोड़ी रिड्यूस हो जाती है अगर आप इसको यूज करोगे तो। ठीक है, एक बेसिकली मैंने आपको बताया था ये क्या करता है, ये रिड्यूस करवाता है, इट रिड्यूस दी वाटर कंटेंट। ये क्या करवाएगा, वाटर कंटेंट भी रिड्यूस करा देता है, वाटर कंटेंट रिड्यूस कराता है। साथ साथ हमने डिस्कस करा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है कंक्रीट का, वो रिड्यूस हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट विल गेट रिड्यूस्ड अगर हम एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर को यूज करेंगे तो। ठीक है, हमने डिस्कस करा था कि परमेबिलिटी, परमेबिलिटी भी क्या करता है, ये रिड्यूस करा देता है। इट डिक्रीज द परमेबिलिटी, डिक्रीज इन परमेबिलिटी। परमेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कंक्रीट क्या आपकी रिड्यूस हो जाती है। परमेबिलिटी मैंने आपको बताया हुआ है कई बार क्लासेस में कि परमेबिलिटी का मतलब क्या था आपका। ठीक है, कि कितना इजिली कोई भी पार्टिक, मतलब कोई भी फ्लूइड अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर पास कर पाएगा फ्रॉम द कंक्रीट। इस चीज को क्या कहते हैं, उसकी परमेबिलिटी कहते हैं। परमेबिलिटी रिड्यूस कराएगा यहाँ पर। ठीक, सो अब इसी के कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर हमारे कंक्रीट के अंदर करता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ और भी काम होते हैं जो एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर आपके कंक्रीट के अंदर करेगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर से आपको देखने को मिलती हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, एक होता है यूनिट वेट के बारे में। नेक्स्ट इज यूनिट यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट। यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट विल गेट रिड्यूस्ड। यूनिट वेट क्या होगा, कंक्रीट का रिड्यूस होगा अगर आप यूज करोगे एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर को। यूनिट वेट जो होता है कंक्रीट का, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है अगर हम एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर को यूज करेंगे। यूनिट वेट होता क्या है, जिन लोगों ने सॉइल पढ़ रखी है उनको बहुत इजीली चीज समझ में आनी चाहिए कि यूनिट वेट होता था आपका वेट पर यूनिट, वेट पर यूनिट। यूनिट वेट क्या था आपके पास में, दैट वाज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअली वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है क्या, यूनिट वेट, ये रिड्यूस हो जाता है। इसका शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे रिड्यूस होता है। क्योंकि होता क्या है, देखो, पहले क्या था, पहले कंक्रीट की वर्क, इसको बेसिकली डालने का पर्पस है वर्केबिलिटी इंप्रूव करवाना। पहले आप वर्केबिलिटी को इंप्रूव कराने के लिए वॉइड्स के अंदर क्या डालते हो, वाटर डालते थे। अगर सपोज मैं एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर को यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं वर्केबिलिटी को इंप्रूव करवाने के लिए क्या डालूंगा, वॉइड्स के अंदर वाटर डालूंगा। वाटर डालेगा, फ्लूइडिटी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी उसकी। लेकिन अब आपने क्या किया है, आपने वाटर ना डालकर वहां पर एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर डाल दिया। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर डाल दी। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्चर क्या करेंगे, एयर बबल्स को एंट्रेन करेंगे इनटू द वॉइड ऑफ द कंक्रीट। तो पहले जिन वॉइड्स के अंदर आप वाटर डालने वाले थे, पहले जिन वॉइड्स के अंदर आप वाटर डालने वाले थे, अब उन वॉइड्स के अंदर कौन आ चुका, कुछ हद तक आ चुका उनके अंदर एयर एंट्रेनिंग, ये एयर एंट्रेप्ड एयर, सॉरी एंट्रेन्ड एयर आ चुकी है उन वॉइड्स के अंदर। अब
एयर के बबल आ चुके हैं उन वॉइड्स के अंदर। आप ये खुद से सोच सकते हैं कि वाटर वाटर पहले उन वॉइड में आने वाला था, लेकिन अब उनमें कौन आ चुका, एयर के बबल आ चुके। ऑब्वियसली एयर बबल का वेट क्या होगा, एज कम्पेयर टू द वाटर कम रहेगा। सो हम ये कह देते हैं यहाँ से कि कहीं ना कहीं ये कॉन्क्रीट का वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कॉन्क्रीट का वेट अगर आपका रिड्यूस हुआ तो उसका यूनिट वेट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यूनिट वेट रिड्यूस हो जाएगा। अगर यूनिट वेट रिड्यूस होगा कॉन्क्रीट का तो उससे क्या मिलेगा आपको, आपका जो कॉन्क्रीट से आप स्ट्रक्चर बनाओगे कोई भी, उसका डेड लोड भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। आपने आरसीसी पढ़ी है थोड़ी बहुत, आरसीसी का आपको आइडिया है, तो आप समझ सकते हैं खुद से कि अगर कॉन्क्रीट का यूनिट वेट कम होगा सो जो डेड लोड है, डेड लोड भी स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है। सो ये एक फंक्शन निकल कर आता है कि भाई ये क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पास में निकल कर आया कि भाई कॉन्क्रीट का ये जो यूनिट वेट है इसको क्या करवाएगा, रिड्यूस कराएगा। नाउ नेक्स्ट अपना जो आपका आता है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये क्या करेगा आपका। देखिए बेसिकली नेक्स्ट जो हमारे फंक्शन आएगा इससे, दैट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस। ये क्या करेगा हमारा, दैट विल हेल्प अस टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द freezing, against the freezing and thawing, freezing and thawing। ये क्या करेगा, कंक्रीट का जो बेसिकली रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द फ्रीजिंग एंड थॉविंग उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, यानी कि फायदा दे रहा है हमें। फ्रीजिंग एंड थॉविंग के अगेंस्ट अगर आपके कंक्रीट का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बेसिकली आपके लिए बेनिफिट ही तो है। फ्रीजिंग का मतलब क्या है कि वॉइड के अंदर जो वाटर था वो वाटर क्या कर रहा है, आपका फ्रीज कर रहा है। वाटर फ्रीज कर रहा है, वाटर अगर फ्रीज करेगा तो क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, क्रैक डेवलप करेंगे। थॉविंग, थॉविंग का मतलब क्या है कि वो वाटर क्या कर चुका है, आपका मेल्ट कर रहा है। वो वाटर क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। वाटर अगर मेल्ट करेगा ऑब्वियसली वहां पे आपको कुछ ना कुछ सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिससे भी आपके लिए प्रॉब्लम है। सो बेसिकली फ्रीजिंग एंड थॉविंग में भी क्या करेगा, ये फ्रीजिंग एंड थॉविंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाने में हेल्प करता है, कंक्रीट का रेजिस्टेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। क्यों, अभी उसका रीजन एक मैंने बताया था आपको। बेसिकली इसके ये बहुत सारे काम करेगा। देखो इसने क्या करा, पहली बात तो वॉइड्स में से वाटर की क्वांटिटी को कम करवाया। इट परमिट्स द रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। वाटर की क्वांटिटी में कुछ ना कुछ रिडक्शन आपको करके दे रहा है। अभी मैं इसको जस्ट प्रीवियस पॉइंट में बताया है कि ये वाटर की क्वांटिटी में आपको कुछ रिडक्शन करवा कर दे रहा है। तो वाटर की क्वांटिटी अगर रिड्यूस हो गई तो वाटर जो फ्रीज करेगा वो वाटर भी तो कम होगा। थॉविंग भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, कम मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर आप एयर एंटरिंग एडमिक्सचर को डालते हो तो कहीं ना कहीं इससे आपकी कंक्रीट का जो ग्रेडेशन होता है ना, ग्रेडेशन भी इंप्रूव हो जाता है। कंक्रीट का ग्रेडेशन इंप्रूव हो जाता है क्योंकि जैसे कोर्स एग्रीगेट थे, कोर्स एग्रीगेट बहुत बड़े साइज के होंगे। उसके बाद कौन होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, आपका फाइन एग्रीगेट होगा। फाइन एग्रीगेट के बाद आपका सीमेंट पार्टिकल्स होंगे, सीमेंट पार्टिकल्स हो गए, आपका वाटर हो गया एंड एयर बबल्स हो गए, एयर बबल्स हो गए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना लार्ज वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल साइज आपको देखने को मिल रहा है। कोर्स एग्रीगेट का साइज अलग है, कुछ सैंड का साइज अलग, फाइन एग्रीगेट का साइज अलग है आपके पास में। फिर आपका सीमेंट आया, सीमेंट के बाद में आपका कौन आया, हाँ वाटर आ गया। वाटर के बाद में क्या आ गया, कुछ आपके पास में एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर की वजह से एयर बबल्स आ गए वहां पे। तो हर किसी का साइज क्या है, अलग अलग है। बहुत लार्ज वेरिएशन इन द साइज आपको वहां पे देखने को मिल रहा है। अगर साइज में बहुत लार्ज वेरिएशन आपको वहां पे देखने को मिलता है, इसी को हम क्या कहते थे, वेल ग्रेडेड कहते थे। आपको याद होगा मैंने वहां पे क्लासेस में बताया था आपको कि वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि आपको पार्टिकल्स के साइज में बहुत लार्ज वेरिएशन आपको वहां पे देखने को मिल रहा है। सो बहुत लार्ज वेरिएशन आपको वहां पर देखने को मिल रहा है, तो मतलब आपका जो कंक्रीट है उसका ग्रेडेशन क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। फ्रीजिंग एंड थॉविंग का बेसिकली होने का एक रीजन होता है कि इम्प्रॉपर ग्रेडेशन होना। इम्प्रॉपर ग्रेडेशन होना भी फ्रीजिंग एंड थॉविंग के लिए एक कारण होता है। तो पहले अगर बाई चांस आपकी कंक्रीट अगर इम्प्रॉपरली ग्रेडेड थी तो ज्यादा फ्रीजिंग एंड थॉविंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने वहां पे एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर डाला जिससे वहां पे एयर बबल्स आए, तो उससे आपकी कंक्रीट का कुछ ना कुछ क्या हुआ, ग्रेडेशन इंप्रूव हुआ। अगर ग्रेडेशन इंप्रूव हुआ तो फ्रीजिंग एंड थॉविंग क्या होगी, कम होगी। तो आप दोनों तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर विल हेल्प्स अस टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। वाटर की क्वांटिटी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। वाटर की क्वांटिटी रिड्यूस हुई, फ्रीजिंग एंड थॉविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीजिंग एंड थॉविंग कम हो जाएगी। या फिर ऐसे भी सोच लो, इसने ग्रेडेशन इंप्रूव करवाया, ग्रेडेशन अगर इंप्रूव करवाया तो तब भी आपको क्या मिलेगी, फ्रीजिंग एंड थॉविंग कम मिलेगी। तो ये एक बेनिफिट निकल के आता है। सो ये भी एक फायदा हुआ, ये जो हमने डिस्कस करा यहाँ पर कि बेसिकली भाई क्या बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है, फ्रीजिंग एंड थॉविंग, ये भी एक आपके पास में बेनिफिट निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो इससे बेनिफिट मिलता है ना आपको, नेक्स्ट बेनिफिट जो आपके पास में आएगा, इट रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द सेग्रीगेशन। सो द नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास में आता है, जो सेग्रीगेशन होता है ना, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन हम डिस्कस करेंगे आगे कॉन्क्रीट में भी। सेग्रीगेशन होने के चांसेस को भी ये कम करा देता है। सेग्रीगेशन के चांसेस को भी क्या करा देता है, कम करा देता है। देखिए बेसिकली शायद मैंने आपको याद भी होगा, इसके बारे में बताया भी था मैंने आपको, स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट बताए होंगे सेग्रीगेशन से रिलेटेड।
दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ब्लीडिंग होता है कंक्रीट के अंदर, दूसरा होता है सेग्रीगेशन। ब्लीडिंग में मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है, वाटर क्या करता है, पूरे के पूरे कंक्रीट मास से सेपरेट हो जाता है। वाटर जो हमारा कंक्रीट का मिक्स जो था, कंक्रीट के मिक्स में बहुत सारी चीजें रहेंगी, आपका कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर होगा, सीमेंट होगा। वाटर फ्रॉम द एंटायर कंक्रीट मिक्स सेपरेट आउट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम ब्लीडिंग कहते थे। सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो आपके एग्रीगेट्स होते हैं, बेसिकली कोर्स एग्रीगेट होंगे, वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द मिक्स। सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स बोल सकते हो आप सिंपल, दैट विल सेपरेट आउट फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे कि क्या क्या सेग्रीगेशन के रीजन होते हैं, क्या कोडल प्रोविजन बताए गए हैं हमें सेग्रीगेशन को रिड्यूस करवाने के लिए, वो भी चीजें डिस्कस करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। तो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या था बेसिकली, आपका सेग्रीगेशन इज द बेसिकली सेपरेशन ऑफ द एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स। सेग्रीगेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत बड़ा एक कारण है ना, सेग्रीगेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है, रीजन होता है क्या, इम्प्रॉपर ग्रेडेशन होना। अगर आपकी कंक्रीट इम्प्रॉपरली ग्रेडेड है, अगर कंक्रीट प्रॉपरली ग्रेडेड नहीं है, तो आपको सेग्रीगेशन के चांसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, आपको वहां पे ज्यादा सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। बट अगर कंक्रीट आपकी वेल ग्रेडेड है, तो कंक्रीट वेल ग्रेडेड अगर है तो उसमें सेग्रीगेशन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, उसमें सेग्रीगेशन कम मिलेगा। नाउ अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का एक रीजन है क्या, इम्प्रॉपर ग्रेडेशन होना। पुअरली ग्रेडेड अगर हमारी कंक्रीट है तो सेग्रीगेशन ज्यादा मिलेगा। इससे जस्ट पहले पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था कि भाई एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर हमारा कंक्रीट का ग्रेडेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इट एक्चुअली हेल्प्स इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द ग्रेडेशन ऑफ द कंक्रीट। सो अगर कंक्रीट का ग्रेडेशन इंप्रूव करवाया, कंक्रीट का ग्रेडेशन इंप्रूव करवाया एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर ने, ग्रेडेशन इंप्रूव हो गया, कंक्रीट वेल ग्रेडेड हो गई, सेग्रीगेशन क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। सो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि इससे बेसिकली बेनिफिट क्या मिलता है, इट हेल्प्स इन द रिडक्शन इन द सेग्रीगेशन टेंडेंसी। सेग्रीगेशन टेंडेंसी को रिड्यूस करने में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। सेग्रीगेशन टेंडेंसी को रिड्यूस करने में क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। ये भी हमें यहाँ से एक पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट एक समझ में आया। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, दूसरा एक आपके पास में जो आता है, दैट इज ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी ब्लीडिंग मैंने अभी बताया ये आपको कि ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है। ब्लीडिंग एंड एक फिनोमिना होता है आपके पास लाइटेंस, ब्लीडिंग एंड लाइटेंस, ये भी क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा। ये भी क्या मिलेगा आपको, कम देखने को मिलेगा। सो रिड्यूस ब्लीडिंग एंड लाइटेंस प्रोसेस। अभी इसको समझो आराम से। सेग्रीगेशन का मीनिंग आपको समझ में है, सेग्रीगेशन वाला पॉइंट क्लियर है। ब्लीडिंग होने का भी बेसिकली, ब्लीडिंग में मैंने आपको बताया था कि वाटर क्या करता है, ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस है ना, ब्लीडिंग एंड लाइटेंस, ये जो दोनों के दोनों प्रोसेस है आपके, ब्लीडिंग एंड लाइटेंस, ये दोनों विद द क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिलेटेड है। ये वाटर की क्वांटिटी से ही रिलेटेड है। ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस होते हैं, ब्लीडिंग एंड लाइटेंस, बोथ दीज प्रोसेस आर रिलेटेड विद द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। ये वाटर के साथ ही रिलेटेड है। ब्लीडिंग में मैंने अभी आपको बताया, वाटर क्या करता है, सेपरेट आउट हो जाता है फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स। इस प्रोसेस को क्या कहते हो, आप ब्लीडिंग कहते हो। क्यों, इसका वन ऑफ द मेजर रीजन है ब्लीडिंग होने का क्या, आपने बहुत एक्सेसिव वाटर वहां पे डाला हुआ है। अगर आपने बहुत बहुत एक्सेसिव वाटर वहां पे डाला हुआ है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, बस जस्ट अभी के लिए रीजन बताया कि ब्लीडिंग होने का एक रीजन क्या होता है। एक रीजन होता है कि भाई आपका बहुत एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने अगर वहां पे डाला है, तो वाटर क्या कर जाएगा, सेपरेट आउट कर जाएगा फ्रॉम द कॉन्क्रीट मिक्स। इस प्रोसेस को ब्लीडिंग कहते हैं। लाइटेंस भी कुछ इसी तरह का फिनोमिना है, लाइटेंस भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है। लाइटेंस में क्या है, लाइटेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसके बारे में मैं एक्चुअली डिस्कस करने वाला भी हूं अभी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वाटर। वाटर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, जो आपका जो टॉपिक होगा वाटर में एक टर्म आएगा लाइटेंस, वहां पे मैं इसको डिस्कस करने वाला भी था, बट थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूं मैं लाइटेंस का मतलब क्या होता है। लाइटेंस का बेसिकली देखिए, अगर लाइटेंस का मीनिंग आप डिस्कस करोगे, तो लाइटेंस का मीनिंग क्या होता है। लाइटेंस का मीनिंग होता है कि जैसे सपोज करिए कि देखो यहाँ पे आपको इतना पता होगा, जैसे सपोज आप कोई कंक्रीट का कॉलम डालने वाले हो, सपोज आप कोई कंक्रीट का कॉलम डाल रहे हो, आपका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे आप क्या डाल रहे हो, कॉलम डाल रहे हो। तो कई बार होता क्या है कि जो कॉलम है, लेटर सपोज आपके कॉलम की हाइट है, कॉलम की हाइट मान लीजिए आप लगभग 5 मीटर के आसपास, चलो मान के चलो आपकी, आप कॉलम की हाइट आपकी होने वाली है। कॉलम की हाइट मान लीजिए आप, लेटर सपोज की 5 मीटर मैंने हाइट बताई, किसकी, कॉलम की। अगर मैंने 5 मीटर कॉलम की हाइट बताई, तो क्या करोगे, जैसे कॉलम जो होगा ना हमारा, जो कॉलम होगा, कॉलम को क्या करते हैं कई बार हम, हाँ कॉलम बेसिकली जो होता है आपका, कई बार कॉलम होता क्या है कि कॉलम को हम आप इसको ऐसे करके चल सकते हैं एक तरह से, जैसे थोड़ा सा, हाँ जैसे ये कॉलम है आपके पास में, ये कॉलम है, तो कॉलम को आप पूरा का पूरा 5 मीटर कॉलम को एक साथ पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। कई बार आप क्या करते हो उसको, बेसिकली जैसे आपने कुछ पर्टिकुलर हाइट, लेटर सपोज आपने कोई
मान लीजिए आपकी सपोज आपने बेसिकली आपकी टोटल हाइट कितनी होनी थी, टोटल हाइट होनी थी आपकी कितनी, मैंने बताया 5 मीटर आपकी क्या थी, पूरी टोटल हाइट थी कॉलम की 5 मीटर। 5 मीटर क्या थी आपकी टोटल हाइट थी कॉलम की। इस 5 मीटर में से हुआ क्या कि 5 मीटर में से हुआ क्या, आपने 5 मीटर में से लेट अस सपोज कि आपने 5 मीटर में से 2 मीटर हाइट ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्शन कर दिया है, 2 मीटर हाइट ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये 2 मीटर हाइट आप कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आप दूसरा ऊपर का जो 2 मीटर वाला पार्ट होगा, इस पार्ट की आप कंस्ट्रक्शन करो। आप इस पार्ट की कंस्ट्रक्शन करोगे जो ऊपर का 2 मीटर का पार्ट है, एंड इसके बाद आप क्या करोगे, इस 1 मीटर पार्ट की कंस्ट्रक्शन करोगे। कई बार ऐसा होता है बेसिकली कि पूरा का पूरा एक साथ पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करते इसको, बेसिकली हम कुछ कुछ पार्ट इसका कंस्ट्रक्शन करते रहे, वो डिपेंड करता है ऑन द कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। तो कई बार क्या होता है, देखो लाइटेंस समझो, लाइटेंस का मतलब क्या होता है, अगर सपोज आपने बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर वहां पे डाला हुआ है, तो वाटर क्या करता है, वाटर क्या करता है कई बार कि वाटर जो होता है ना आपका, वाटर अलोंग विद द सीमेंट पार्टिकल्स, वाटर जो होगा आपका, वाटर प्लस सीमेंट पार्टिकल्स, वाटर प्लस सीमेंट पार्टिकल क्या करेंगे, राइज करके आएंगे, राइज करके आएंगे एंड राइज करके आके यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन पे एक पूरी की पूरी लेयर बना लेंगे। एक लेयर यहाँ पे इस पार्ट पे क्या करेंगे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये 2 मीटर का जो पार्ट था ये आप कंस्ट्रक्शन कर चुके थे, ये आप कंस्ट्रक्शन कर चुके थे। तो इसमें से क्या हुआ, वाटर एंड सीमेंट राइज करके आया एंड इसके जो टॉप का जो सरफेस था ना, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गया इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे क्या हो गया, इस पे आके एक्यूमुलेट हो गया। अभी जो ये जो यहाँ पे आके एक्यूमुलेशन हुआ है ना इसका, ये एक्यूमुलेशन आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगा। यहाँ पे एक व्हाइट से कलर की क्या डेवलप हो जाएगी, एक लेयर डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे एक व्हाइट से कलर की क्या हो जाएगी, लेयर डेवलप हो जाएगी। एंड ये जो लेयर जो डेवलप हो रही है ना, इस लेयर में पहली बात तो है कौन, इस लेयर में आपका सीमेंट आया, किसके साथ में, वाटर के साथ में। ये बेसिकली जो यहाँ पे आपका वाटर सीमेंट के साथ आया एंड यहाँ पे आकर एक लेयर इसने बना ली, इसी लेयर को, ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लाइटेंस। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं, हम लाइटेंस कहते हैं। कि लाइटेंस क्या होता है, बेसिकली लाइटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपका वाटर सीमेंट के साथ क्या करेगा, आएगा राइज करके एंड कहां पर आकर एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसके सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। वाटर अलोंग विद द सीमेंट कम ऊपर आएगा एंड आकर क्या करेगा, इसके सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस सरफेस पे कौन आ गया, आपका सीमेंट आ गया प्लस वाटर आ गया। अब जब आप इसके ऊपर ये दूसरी लेयर डालोगे ना, जब आप इसके ऊपर ये दूसरी लेयर डालोगे 2 मीटर की, तो इन दोनों लेयर के बीच में, ये ऊपर वाली 2 मीटर की लेयर जो है, नीचे वाली 2 मीटर की लेयर है, इन दोनों के बीच में इतनी प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं रह पाती इस लाइट, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक वाटर प्लस सीमेंट की अलग से लेयर आ चुकी है, जिसकी वजह से ऊपर वाला जो 2 मीटर का पार्ट था एंड जो नीचे वाला 2 मीटर का पार्ट था, इन दोनों के बीच में इतनी प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं रह पाती। इसी चीज को आप क्या कहते हो, लाइटेंस कहते हो। तो बेसिकली लाइटेंस का मतलब क्या होता है, लाइटेंस बेसिकली जिसमें कि आपका वाटर प्लस सीमेंट राइज करके आए एंड राइज करके आके इस तरह से पूरा का पूरा लेयर बना लें, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइटेंस। इससे दिक्कत क्या रहेगी कि जैसे जो आपके पास ये सक्सेसिव लिफ्ट है ना, एक लिफ्ट ये है, दूसरा 2 मीटर का लिफ्ट ये था, इन दोनों लिफ्ट के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, वो क्या हो जाती है, इम्प्रॉपर हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक लेयर आ गई किसकी, वाटर एंड सीमेंट की, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इतनी प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बन पाती। इसी को क्या कहते हैं, लाइटेंस कहते हैं। अब ये हुआ बेसिकली किसकी वजह से, ये भी एक वाटर की वजह से ही हुआ है, वाटर एक्सेसिव क्वांटिटी में था, इसकी वजह से आपको लाइटेंस देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। आपने एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर डाल के, अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि वाटर की क्वांटिटी आप क्या करवा सकते हो, रिड्यूस करवा सकते हो। अगर आप एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर को डालते हो तो ब्लीडिंग एंड लाइटेंस का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, आपको कम देखने को मिलेगा। आई होप कि पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ब्लीडिंग एंड लाइटेंस का प्रोसेस भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, सेग्रीगेशन कम देखने को मिलेगा। फ्रीजिंग एंड थॉविंग की अगेंस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि कम फ्रीजिंग एंड थॉविंग मिलेंगे, रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। यूनिट वेट क्या होगा, कंक्रीट का जो यूनिट वेट होगा, दैट यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट विल गेट रिड्यूस्ड। ये भी पॉइंट आपको समझ में आता है कि कौन कौन से फायदे बेसिकली आपको इससे देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू दिस कि भाई क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं। रेजिस्टेंस टू द फ्रीजिंग एंड थॉविंग अच्छा हो जाता है, परमिबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आपका रिडक्शन होगा किसमें, स्ट्रेंथ कुछ हद तक कम हो जाएगी, सेग्रीगेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग एंड लाइटेंस भी कम देखने को मिलेगा आपको, परमिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, परमिबिलिटी कम हो जाएगी। एक और बेनिफिट मिलता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक, यानी कि जो केमिकल अटैक होंगे कंक्रीट के ऊपर, क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल अटैक्स होते हैं। केमिकल अटैक, इन केमिकल अटैक्स के अगेंस्ट जो होता है कंक्रीट का रेजिस्टेंस अच्छा करा देता है। तो ये भी एक बेसिकली आपके पास में बेनिफिट आ रहा है निकल के। सो इट आल्सो इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ द केमिकल्स, ये भी एक आपके पास में बेनिफिट आया।
इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक। ये भी आपके पास एक बेनिफिट निकल कर आया। बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो कि आपका वाटर की प्रेजेंस में अटैक करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में अटैक करते हैं। वाटर की क्वांटिटी आपने कम करवाई, वाटर की क्वांटिटी आपने कम करवाई, तो केमिकल के जो अटैक का खतरा था वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि केमिकल अटैक का जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रेजिस्टेंस क्या कर जाता है, इंप्रूव हो जाता है। रेजिस्टेंस विल इंप्रूव। सो ये आपके पास में एक बेनिफिट आया, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंप्रूव हो जाएगा। सो ये एक आपके पास फायदा है। तो बहुत सारे फायदे इसके आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे सारे के सारे बेनिफिट आपको देखने को मिल रहे हैं। परमिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, लाइटेंस का प्रोसेस कम देखने को मिलेगा, केमिकल अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अच्छा हो जाएगा, फ्रोस्ट एक्शन, फ्रीजिंग एंड थॉविंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अच्छा हो जाएगा, यूनिट वेट कम हो जाएगा जिससे डेड लोड कम होगा आपके कंक्रीट का। ठीक है, रिड्यूस एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। एक और बेनिफिट नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस एल्कली एग्रीगेट, रिड्यूस एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, रिड्यूस एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। जो एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन हो गया, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को भी ये रिड्यूस करने में क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। सो ये भी एक बेनिफिट निकल कर आ रहा है आपके पास में। तो बहुत सारे फायदे, मतलब आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टीज है ना, वो सारी आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज हमें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे आप कोई सी भी प्रॉपर्टी उठा लो। एक छोटा सा डिफरेंस आता है, जस्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, जस्ट थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर कम हो जाती है, बट बाकी और सारे के सारे फायदे ही हो रहे हैं। केमिकल के अगेंस्ट अटैक का रेजिस्टेंस अच्छा हो जाता है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की भी टेंडेंसी कम हो जाएगी। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन बेसिकली कैसे नेचर की होती है रिएक्शन, ये होती है हमारी एक्सपेंसिव नेचर की। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन वाज ऑफ एक्सपेंसिव नेचर, ये मैंने आपको बताया था। एक्सपेंसिव नेचर होता है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक्सपेंड करता है कंक्रीट आपका सेट होने के बाद में, जिससे कि उसमें क्रैक डेवलपमेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो ये भी आपको एक बेसिकली यहाँ पे फायदा समझ में आता है इसका। ठीक है, और बाकी अगर आप डिस्कस करो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाता है, ये आपको पॉइंट ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, यूनिट वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये पॉइंट अभी आपको मैंने बताया कि यूनिट वेट क्या होगा आपका, कुछ हद तक कम हो जाएगा, यूनिट वेट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, सो ये सारे के सारे बेनिफिट है, सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास में आए जो कि हमने डिस्कस करे रिलेटेड टू द एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। कोई दिक्कत हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो इसमें बताइए। ये आपका अब आकर एक तरह से बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे, एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर के बारे में, ये अब आकर फिनिश हुआ है। इसमें कोई किस तरह का प्रॉब्लम हो तो बताइए, बाकी फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत है? देखो, मैं आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें समझा रहा हूँ प्रॉपर तरह से। अब आप जानते ही हो बिल्डिंग मटेरियल बहुत शॉर्ट में करने वाला टॉपिक है, तो मैं आपको सारे के सारे पॉइंट बताता रहूंगा, वो आप खुद से अपने अकॉर्डिंगली नोट करते चलना अपने नोट्स में। ठीक है, वो सारे के सारे जो भी पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको आप क्या करते चलना, खुद से खुद अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलना। ठीक है, खुद इनको अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलना। कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, जैसे अभी आप आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम वाटर टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वाटर टॉपिक के जो नोट्स हैं, वाटर टॉपिक के जो नोट्स हैं वो मैं आपको खुद से खुद हैंड रिटन हाथ से लिख के वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप एक काम करना चाहे तो प्रॉपर नोट्स की रिक्वायरमेंट अगर है आपको, वैसे तो क्लास में सारी चीजें बता दूंगा, बट अगर प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो क्लास के बाद में मैं आपको शेयर करवा दूंगा वो नोट्स, चाहे तो ग्रुप पे डाल दूंगा किसी भी तरह से, है ना, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज डाल देना, वहां पे डलवा दूंगा, या फिर ग्रुप जो आपके क्रिएट हो रखे हैं ग्रुप पे डलवा दूंगा, तो जिससे कि आपके पास एक रिटर्न मटेरियल भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास लिखे लिखा है। बाकी आप खुद से भी शॉर्ट में लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। फ्रीजिंग एंड थॉविंग वाला पॉइंट समझा दो सर, फिर से एक बार ग्रुप में डाल देना सर। हाँ बिल्कुल, ग्रुप में डलवा दूंगा मैं ना, हाँ ग्रुप में डलवा दूंगा। देखिए, फ्रीजिंग एंड थॉविंग का मतलब क्या था कि बेसिकली एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर से क्या होता है आपका, कि एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर आपको कहीं ना कहीं वाटर की क्वांटिटी में रिडक्शन करवा कर देता है। मतलब अगर आप एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर को यूज कर रहे हो तो आपकी जो वाटर की क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। कुछ ना कुछ आप कम क्वांटिटी ऑफ वाटर वहां पर यूज कर सकते हो। फ्रीजिंग एंड थॉविंग का मतलब क्या है, बेसिकली फ्रीजिंग का मतलब है कि जो वॉइड्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, वॉइड्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या कर गया, आपका फ्रीज कर चुका है, दैट वाटर हैज फ्रीज्ड। वाटर का फ्रीज हो जाना, आइस में कन्वर्ट हो चुका है वो। अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ तो आइस में कन्वर्ट हुआ वाटर, और हमें पता है कि आइस का जो वॉल्यूम होता है एज कम्पेयर टू वाटर कुछ हद तक ज्यादा मिलता है देखने को। अगर उसकी वॉल्यूम कुछ हद तक ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वाटर, तो वॉल्यूम बड़ा है, बेसिकली आइस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि
वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम किसका बढ़ता है, ये चीज आपको बहुत पहले से पता है कि वॉल्यूम बढ़ता है आपका किसका, वॉल्यूम बढ़ता है वॉइड्स का। सो वॉइड्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्रैक डेवलपमेंट होने का खतरा वहां पर बढ़ जाएगा। क्रैक डेवलपमेंट होने का खतरा क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसके लिए रीजन रहता है क्या, बेसिकली वाटर। अगर आप वाटर को कम करवा दो वॉइड्स में से कुछ हद तक, तो आपका आपका बेसिकली फ्रीजिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीजिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड दूसरा एक और पॉइंट, फ्रीजिंग, ये जो फ्रीजिंग होता है, जो थॉविंग होता है, इसके लिए एक रीजन रहता है आपका इम्प्रॉपर ग्रेडेशन होना। आपकी कंक्रीट अगर प्रॉपर्ली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड नहीं है, तो उसके वजह से भी आपको फ्रीजिंग एंड थॉविंग की टेंडेंसी ज्यादा देखने को मिलेगी। आपका जो एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर है वो क्या करता है, आपका ग्रेडेशन इंप्रूव करवाने में हेल्प करता है। कंक्रीट का ग्रेडेशन इंप्रूव करवाने में हेल्प करता है। अगर कंक्रीट का ग्रेडेशन इंप्रूव हुआ है, कंक्रीट का ग्रेडेशन इंप्रूव होने से फ्रीजिंग एंड थॉविंग की टेंडेंसी कम हो जाती है। बेसिकली फ्रीजिंग एंड थॉविंग के कई सारे रीजन होते हैं, वाटर होना वॉइड्स में। दूसरा रीजन क्या है आपका, इम्प्रॉपर ग्रेडेशन होना। प्रॉपर्ली ग्रेडेड होनी चाहिए आपकी जो सॉइल है। ठीक है, ये भी एक रीजन रहता है फ्रीजिंग एंड थॉविंग का। ठीक है, सो ग्रेडेशन भी इंप्रूव हुआ, ग्रेडेशन इंप्रूव हुआ तो क्या होगा, टेंडेंसी कम हो जाएगी फ्रीजिंग एंड थॉविंग की, टेंडेंसी कम हो जाएगी फ्रीजिंग एंड थॉविंग की। चलिए बताइए। सो अपना नेक्स्ट डिस्कस करें अब, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। अच्छा ये बताइए कि आपने क्वेश्चन जितने टॉपिक अभी तक आपके डिस्कस करे थे, हमने आई थिंक 4 टॉपिक अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। सीमेंट आपने डिस्कस कर लिया है, सीमेंट डिस्कस हो चुका, आपका लाइम डिस्कस हुआ था, एग्रीगेट्स हो चुके हैं, एडमिक्सचर्स हो चुके हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करके देखिए घर पे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं। इतना टाइम भी मिला था आपको, सफिशिएंट टाइम मिला था इस बीच में, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए क्या घर पे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इन टॉपिक्स के। ओके, सो क्वेश्चन बेसिकली जो टॉपिक अभी तक आपके डिस्कस हुए हैं, आई गेस कि मेरे ख्याल से हो जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि करे हैं आपने इतने टॉपिक के क्वेश्चन, एग्रीगेट के क्वेश्चन डिस्कस करे होंगे आपने, करे होंगे घर पे प्रैक्टिस, सीमेंट के क्वेश्चन किए होंगे। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपसे हो ही रहे होंगे। क्वेश्चंस हो जाते हैं ना आराम से, आई थिंक कि ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती होगी क्वेश्चंस में। ओके चलो, सो ये आपका डिस्कशन था, बेसिकली डिस्कस कर लिया हमने। सर एक बार क्लास खुलवा दीजिए सर ऐप में। यस सर, ओके, क्लास टेस्ट खुलवा दीजिए ऐप में। ठीक है, मैं बात कर लूंगा सर से, पूछा ना एक बार कि क्लास टेस्ट के बारे में, कि एक बार वो टेस्ट अगर ओपन कर दे तो। बाकी इस बारे में आप एक बार सर को भी बोल सकते हैं खुद से, आशुतोष सर को। बाकी मैं भी उनको बोल दूंगा एक बार कि ऐसे ऐसे कुछ बच्चों का हो रहा है कि वो टेस्ट का बेसिकली बोल रहे हैं कि ओपन कराने के लिए, तो वो ओपन हो जाएंगे। ठीक, चलो तो अपना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा बेसिकली इससे पहले क्या करिए, क्वेश्चन लिखो जरा। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन करो जरा पहले ना। एक क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो एक जरा न्यूमेरिकल, एक छोटा सा। ये बेसिकली एसएससी का ही क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, लिखो जरा। क्वेश्चन है क्या, देखो मैं बता देता हूँ आपको। द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट्स, लिखो क्वेश्चन, लिखो द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट्स। क्वेश्चन लिखो एक, द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट्स, द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट्स। एक क्वेश्चन लिखिए, द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट्स of fineness modulus, the percentage of the aggregates of fineness modulus, the percentage of aggregates of fineness modulus 2.6, of fineness modulus 2.6, fineness modulus 2.6, to be combined with, to be combined with, to be combined with, to be combined with coarse aggregates, to be combined with coarse aggregates, to be combined with coarse aggregates of fineness modulus 6.8, to be combined with coarse aggregates of fineness modulus 6.8, of fineness modulus 6.8, fineness modulus 6.8, for obtaining the aggregates, for obtaining the aggregates, for obtaining the aggregates
for obtaining the aggregates of fineness modulus, for obtaining the aggregates of fineness modulus, for obtaining the aggregates of fineness modulus 6.8, for obtaining the aggregates of fineness modulus, एक मिनट, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है? द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट्स, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुनना आराम से। द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट्स, द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस 2.6। क्या है? द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस 2.6 टू बी कंबाइंड विद कोर्स एग्रीगेट्स, टू बी कंबाइंड विद कोर्स एग्रीगेट्स of fineness modulus to be combined with coarse aggregate of fineness modulus 6.8, of fineness modulus 6.8 for obtaining the aggregates, for obtaining the aggregates of fineness modulus, for obtaining the aggregates of fineness modulus 5.4, 5.4। बताइए, क्वेश्चन लिख लिया सबने या एक बार रिपीट करना है दोबारा? क्वेश्चन लिख लिया सबने, रिपीट करना है क्या दोबारा? क्या क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस 2.6 टू बी कंबाइंड विद कोर्स एग्रीगेट्स ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस 6.8 फॉर ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट्स ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस 5.4 विल बी, 5.4 विल बी। बताइए जरा आंसर क्या होगा, करो इसको सॉल्व। क्वेश्चन रिपीट अगर करना है तो बता देना, ठीक है? सॉल्व करो। बताइए 40%, 50%, और कोई? 33%, 50%। देखो कैसे करेंगे बेसिकली ना, देखिए इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं अभी तक हम। जिन लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी है उनको तो मैंने बताया था इस तरह की कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, कि जैसे मिक्सिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है, x माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वाई इंटू 100%, इंटू 100%। देखो 33.33%। यस, देखिएगा कैसे करना है। मैंने आपको बहुत जगह पे बताया है, जैसे सॉइल भी आपको पढ़ाया था तो सॉइल में बताया था कि कहीं पर भी आपको मिक्सिंग वाली चीज देखने को मिलती है ना, मिक्सिंग वाली चीज देखने को मिलती है, उसके लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था। जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पे आपको क्या बताया है कि आपसे ये पूछा है कि आपके पास में एग्रीगेट है, ठीक है? सॉरी, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए
आपके पास में कोई एग्रीगेट है जिसका फाइनेस्ट मॉडुलस कितना है, 2.6 है, फाइनेस्ट मॉडुलस 2.6 है, ठीक है। इनकी क्वांटिटी आप मान लीजिए x, मान लीजिए इसकी क्वांटिटी x%, ठीक। अब आपको क्या दे रखा है, कोर्स एग्रीगेट दिया हुआ है जिसकी फाइनेस्ट मॉडुलस कितना है, 6.8 इसका फाइनेस्ट मॉडुलस है। इसकी क्वांटिटी कुछ एक स्पेसिफिक अभी देखो डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास में क्या है, आपसे कहा क्या है कि भाई आपके पास एक कोई कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है आपके पास में, इस कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस कितना है, 6.8 है। इस कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस है 6.8, ये आपको कहा है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैं इस कोर्स एग्रीगेट के अंदर, मैं इस कोर्स एग्रीगेट के अंदर कितना एग्रीगेट डालूं जिसका फाइनेस्ट मॉडुलस 2.6 है, जिससे कि मेरे मिक्स का फाइनेस्ट मॉडुलस कितना हो जाए, रिड्यूस होकर मेरे मिक्स का फाइनेस्ट मॉडुलस हो जाए कितना, 5.4 हो जाए। तो तीन फाइनेस्ट मॉडुलस आपको दे रखे हैं यहाँ पे। एक तो फाइनेस्ट मॉडुलस दिया हुआ है 2.6, एक आपको दे रखा है 6.8, एक फाइनेस्ट मॉडुलस आपको दे रखा है 5.4, एक फाइनेस्ट मॉडुलस आपको दे रखा है 5.4। ये तीन फाइनेस्ट मॉडुलस दे रखे हैं आपको। 5.4 जो फाइनेस्ट मॉडुलस है वो किसका है, वो तो है मिक्स का। 6.8 जो फाइनेस्ट मॉडुलस है वो किसका है, वो कोर्स एग्रीगेट का है। एंड 2.6 जो फाइनेस्ट मॉडुलस है वो किसी एक स्पेसिफिक एग्रीगेट का है जो आपको ऐड करवाना है किसके अंदर, कोर्स एग्रीगेट के अंदर, जिससे कि जब आप इसमें ये ऐड करोगे तो जो मिक्स है उसका फाइनेस्ट मॉडुलस कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन समझो, आपके पास एक कोर्स एग्रीगेट है जिसका फाइनेस्ट मॉडुलस कितना है, 6.8 है, 6.8, ठीक है। आपके पास में आपको क्या करना है, इस कोर्स एग्रीगेट के अंदर कोई एक एग्रीगेट डालना है जिससे कि इस मिक्स, ये जो मिक्स बनेगा ना दोनों का, उस एग्रीगेट का जो आप इसके अंदर डाल रहे हो कोर्स एग्रीगेट के अंदर, एंड कोर्स एग्रीगेट का जो मिक्स बनेगा जिससे कि उस मिक्स का फाइनेस्ट मॉडुलस कितना हो जाए, 5.4 हो जाए। तो आपसे ये पूछा है कि मैं कितना क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट डालूं, इसकी क्वांटिटी कितनी डालूं मैं, जिससे कि जो मिक्स है इसका फाइनेस्ट मॉडुलस कितना हो जाए, 5.4 हो जाए, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बेसिकली एक्स की क्वांटिटी आपको पता करनी है। अब जस्ट एक फॉर्मूला याद करो आप, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सॉइल में भी कि फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट मैं वही सेम फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, आईपी मिक्स। ऐसा ये क्वेश्चन करवाया था आपको, उसको याद करना। आईपी मिक्स इज इक्वल टू IP1 इंटू x1 प्लस IP2 इंटू x2 अपॉन x1 प्लस x2। इस तरह का एक कोई फॉर्मूला लिखा था आपको मैंने सॉइल में, बहुत से लोगों को याद भी होगा। यहाँ पर भी तो कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है। मिक्स का फाइनेस्ट मॉडुलस आपको कितना बनाना है, 5.4 बनाना है। मिक्स का फाइनेस्ट मॉडुलस आपको बनाना है 5.4। कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट जिसका फाइनेस्ट मॉडुलस कितना है, 6.8 है। आप इसमें कोई एक दूसरा एग्रीगेट डाल रहे हो उठाकर जिसकी क्वांटिटी कितनी है, x है, जिससे कि इस मिक्स का फाइनेस्ट मॉडुलस कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर डाटा पुट करो सही। अब जैसे यहाँ पे मैंने आईपी लिखा है ना, आप आईपी को किससे मिक्स, आप आईपी को किससे रिप्लेस कर दो, फाइनेस्ट मॉडुलस से रिप्लेस कर दो। कैसे, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द मिक्स इज इक्वल टू फाइनेस्ट मॉडुलस 1 इंटू x1 प्लस फाइनेस्ट मॉडुलस 2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय टोटल टोटल क्वांटिटी x, टोटल क्वांटिटी कितनी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करवाओ। देखो अब एक बात देखना, आप यहाँ पे फाइनेस्ट मॉडुलस 1, फाइनेस्ट मॉडुलस 1 जो है ना, ये जो फाइनेस्ट मॉडुलस 1 है, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ क्या, मैं इसको ये लेके चल रहा हूँ 2.6। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी है x1, इसकी क्वांटिटी है कितनी, x1 इसकी क्वांटिटी है। फाइनेस्ट मॉडुलस 2, फाइनेस्ट मॉडुलस 2 मतलब मॉडुलस, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। इसकी क्वांटिटी कितनी लेके चल रहे हैं हम, x2 लेके चल रहे हैं इसकी क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी किसकी, टोटल क्वांटिटी ऑफ द, इन दोनों की टोटल क्वांटिटी, इन दोनों की बोल दो या फिर टोटल क्वांटिटी किसकी बोल दो, मिक्स की बोल दो, मिक्स की बोल दो। जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करवाओ। देखो यहाँ पे समझना, x1 क्या है, x1 इज द क्वांटिटी ऑफ दिस, ये जो 2.6 वाला जो एग्रीगेट है इसकी क्वांटिटी कितनी है, x1 है। लेट अस सपोज मैं इसको बोल रहा हूँ कितना, x मान लो इसको आप। टोटल मिक्स जो होगा वो 100% होगा, टोटल मिक्स क्या होगा, 100% होगा। इसकी क्वांटिटी बोल दी मैंने x, तो इसकी क्वांटिटी कितनी बचेगी आपके पास में, 100 माइनस x ही तो बचेगी ना। इसकी क्वांटिटी कितनी बचेगी, 100 माइनस x बचेगी। ऑब्वियसली इसकी क्वांटिटी कितनी बचेगी, 100 माइनस x बचेगी। अब जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करवाओ आप, जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करवाओ। सो देखो x क्वांटिटी फाइनेस्ट मॉडुलस 2.6, 100 माइनस x क्वांटिटी फाइनेस्ट मॉडुलस 6.8, और ये क्या है, मिक्स। इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 100% ही तो होगी ना। इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 100% होगी। अब जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करवाओ, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवाइए, देखिएगा। तो क्या है यहाँ पे, फाइनेस्ट मॉडुलस आपको मिक्स का कितना दे रखा है, 5.4 दे रखा है, 5.4 दे रखा है। 2.6 इंटू x
प्लस 6.8 इंटू इसकी क्वांटिटी कितनी है 100 माइनस एक्स है, डिवाइडेड बाय दोनों की क्वांटिटी, टोटल मिक्स क्वांटिटी कितनी थी x प्लस 100 माइनस एक्स। ऐसे लिख लो या फिर डायरेक्टली 100% लिख लो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x की क्वांटिटी आपके पास में कितनी आ रही है 33.33% आपके पास इसकी क्वांटिटी निकल कर आ रही है। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है आपके पास में 33.33%। और यही तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि मैं कितनी क्वांटिटी ऐड करूं उस एग्रीगेट के जिसका फाइनेंस मॉडुलस कितना है 2.6 है, जिससे कि मेरे मिक्स का फाइनेंस मॉडुलस कितना हो जाए 5.4 हो जाए। यही तो पूछा था आपसे क्वेश्चन में। बताओ जरा इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो ये कॉन्सेप्ट इस तरह का बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे थे सॉइल में भी। सॉइल में बताया था कि किस तरह से आप इस तरह की मिक्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अगेन एक वही सेम उसी तरह का क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे आ रहा है मिक्स वाला। इस तरह का एक सेम क्वेश्चन हमने सॉइल मैकेनिक्स में किया था आईपी को लेके, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को लेके, अगर आपको याद होगा तो। बताइए। सेम इसी तरह का प्रॉब्लम किया था हमने सॉइल मैकेनिक्स में, सेम तरह का बिल्कुल। बस जस्ट वहां पे डिफरेंस क्या था, वहां पर आपको आईपी दिया हुआ था, वहां पे आपको क्या दे रखा था, आईपी दे रखा था वहां पे आपको। बोलो। बताइए, इसको रिपीट करना है क्या? क्वेश्चन रिपीट करना है, क्लियर है? चलो ठीक। सो ये हुआ ना। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा हुआ था जस्ट, जो एग्रीगेट में मेरे को डिस्कस करना था, तो वो डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अब अपना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम अबाउट द, तो अगर यहाँ पे आप देखो ना, आपके बेसिकली सीमेंट हो चुका है, आपका एग्रीगेट हो चुका है, लाइम हो चुका है, आपके पास एडमिक्सचर्स हो चुका है। एडमिक्सचर में अभी एक थोड़ा सा आपका नेचुरल मिनरल एडमिक्सचर बचा हुआ होगा। मिनरल एडमिक्सचर में वैसे बेसिकली मैंने आपको उसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। जो आपका पोर्टलैंड ये पोजोलोना मटेरियल था ना, वो बेसिकली आपका मिनरल एडमिक्सचर में ही आता है। उसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा कॉन्क्रीट के टाइम पे। जब हम कॉन्क्रीट डिस्कस करेंगे वहां पे हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। एडमिक्सचर में एक मैंने एडमिक्सचर आपका कंप्लीट कर दिया है, कौन से वाला, केमिकल एडमिक्सचर। केमिकल एडमिक्सचर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। केमिकल एडमिक्सचर में 5 तरह के एडमिक्सचर में डिस्कस करे, रिटार्डर्स, एक्सेलरेटर्स, एयर एंटेनिंग एडमिक्सचर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर हमने डिस्कस करेंगे, कर लिया है। मिनरल एडमिक्सचर जो है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो मैं कर दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद से कि कहाँ पे उसको डिस्कस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, सो द नेक्स्ट इज आपके पास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड छोटा टॉपिक है। टॉपिक नेम इज वाटर। टॉपिक है आपका क्या, वाटर है, ठीक है। वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए छोटा सा टॉपिक है, इसका जो राइट अप है, जो इसके लिखे लिखाए रिटर्न नोट्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप ग्रुप पे, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है, जो भी आपका ग्रुप क्रिएट हो रखा है, वहां पे मैं डलवा दूंगा आपके पास में, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर। वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वाटर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो वाटर, सबसे पहली बात तो आपका ये आता है कि भाई वाटर का फंक्शन क्या होता है। वाटर का फंक्शन अगर आप डिस्कस करोगे तो वाटर हमें ऑलरेडी पता है कि वाटर जो हम डालते हैं, देखो कॉन्क्रीट बेसिकली आपका क्या था, अगर आप कॉन्क्रीट के बारे में डिस्कस करोगे, कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस एक बाइंडिंग मटेरियल होगा, प्लस एक क्या होगा आपके पास में, वाटर होगा। ये 4 चीजें मिलके क्या बनाती हैं, ये 4 चीजें बनाती हैं आपकी कॉन्क्रीट। प्लस एक और डल सकता है क्या, एडमिक्सचर, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमेशा डालना पड़े। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एडमिक्सचर कोई भी डाल सकते हैं जो हमारे पर्पस को पूरा करेगा। सो एडमिक्सचर भी डल सकता है, बट बेसिकली अगर हम बात करेंगे कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट के अंदर मेनली आपको ये 4 चीजें देखने को मिलेंगी, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल एंड द वाटर। कोर्स एग्रीगेट, एग्रीगेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट किस किस तरह के होते हैं बेसिकली वो डिस्कस कर लिया है हमने के बारे में।
बाइंडिंग मटेरियल में हमने सीमेंट डिस्कस कर लिया, लाइम डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, वाटर। अब नेक्स्ट आपका जो आता है, अच्छा यहाँ पे एडमिक्सचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट आपके पास में आएगा दैट विल बी वाटर। वाटर के बारे में डिस्कस करना है। वाटर का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग वाटर इन द कॉन्क्रीट मिक्स। सो वाटर के बारे में अगर हम बात करो तो वाटर जो हम डालते हैं, वाटर को डालने का जो मेन हमारा रीजन होता है ना, कोई बता सकता है वाटर को डालने का एक मेन रीजन क्या होता है? कि वाटर जो हम डालते हैं कॉन्क्रीट के अंदर वाटर डालने का जो मेन रीजन है वो क्या होता है हमारे पास में? क्या रीजन होता है वाटर को डालने का? तो इंक्रीज दी वर्केबिलिटी। सीमेंट के साथ रिएक्शन कराना, यस दीपक बिल्कुल करेक्ट। सीमेंट हाइड्रेशन, यस करेक्ट। देखो जो वर्केबिलिटी आपने बताया ना, आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पकड़ ली है। अब मैंने आपको ये बताया था कि वाटर अगर आप डालते हो कॉन्क्रीट के अंदर तो कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी इंप्रूव कराने के लिए सिर्फ वहां पे वाटर डालते हो। मतलब ये नहीं है कि वाटर डालने का पर्पस सिर्फ वर्केबिलिटी इंप्रूव करवाना है, सिर्फ ये कहना गलत है। वाटर को डालते हैं बहुत सारे रीजन के लिए, बहुत सारे काम होंगे जो वाटर करेगा कॉन्क्रीट के अंदर जाकर। वर्केबिलिटी सिर्फ एक काम था जो वाटर कर रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं कि वर्केबिलिटी सिर्फ वाटर जो है सिर्फ एक ही काम करेगा वहां पे, वाटर और भी बहुत सारे काम करेगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो सारे के सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सारे के सारे प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी कॉन्क्रीट के पास में, वो सब किसकी वजह से होती है? वो सब वाटर की वजह से ही आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा वाटर डालने का वहां पर जो मेन रीजन होता है ना, ये धीरे धीरे आप खुद से कुछ समझ जाओगे। वाटर डालने का वहां पर जो मेन रीजन होता है दैट इज हाइड्रेशन। वो होता है हाइड्रेशन, ये बिल्कुल मेन रीजन होता है जिसकी वजह से आप क्या डालते हो वहां पे, वाटर डालते हो। सो वाटर डालने का जो आपका मेन रीजन होता है, द मेन रीजन ऑफ एडिंग वाटर टू द कॉन्क्रीट इज द हाइड्रेशन। ठीक है, अब जब हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन का मतलब आप समझते हो रिएक्शन विद द वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद द वाटर, वाटर के साथ में रिएक्शन करना। सॉरी, इज द रिएक्शन, हाँ हाइड्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद द वाटर। सीमेंट जो है आपका, सीमेंट क्या करेगा? वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। सो जो सीमेंट होता है ना, जो सीमेंट होता है, हम सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए वहां पे क्या डालते हैं? हम सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए डालते हैं वहां पे क्या? वाटर डालते हैं। तो यही मेन रीजन है जिसकी वजह से आप वहां पे वाटर डालोगे। अब जब हाइड्रेशन होगा सीमेंट का, तो आपको कंक्रीट के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। वर्केबिलिटी भी मिलनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी मिलनी शुरू होगी, सेटिंग टाइम भी देखने को मिलेगा आपको, साउंडनेस भी देखने को मिलेगी, वो सब कम मिलेगी। लेकिन जब आप उसके अंदर वाटर डालोगे, अगर वाटर नहीं डाला तो हमें कंक्रीट के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी हम कंक्रीट के अंदर नहीं देख सकते अगर हमने वहां पे वाटर नहीं डाला है तो। सो बेसिकली वाटर डालने का रीजन वर्केबिलिटी कहना गलत है कि वर्केबिलिटी के लिए हम वाटर डालते हैं, ये बिल्कुल गलत है कहना। वर्केबिलिटी सिर्फ एक अकेला प्रॉपर्टी है जो आपको वाटर की वजह से मिलता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वाटर सिर्फ वर्केबिलिटी ही देता है। वाटर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंक्रीट के अंदर देता है। इनफैक्ट सारे के सारे प्रॉपर्टी जो हमें कंक्रीट के अंदर मिलते हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज ही वाटर की वजह से मिलते हैं। चाहे कोई भी प्रॉपर्टी आप उठाओ, चाहे आप स्ट्रेंथ देखो, सेटिंग देखो, साउंडनेस देखो, वर्केबिलिटी देखो, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको वाटर के अंदर देखने को, आपको कंक्रीट के अंदर देखने को मिलेंगी। कब? जब उसका हाइड्रेशन होगा। जब हाइड्रेशन होगा, अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो ये कोई भी प्रॉपर्टी आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। सो जो मेन रीजन है वहां पे वाटर को डालने का, दैट मेन रीजन जो हम वहां पे जिस वजह से वाटर को डालते हैं, दैट इज द हाइड्रेशन। अब जब हाइड्रेशन होगा तो हमें सारी की सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, जब हाइड्रेशन होगा तो हमें वहां पे सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आगे से अगर कोई पूछेगा कि भाई व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एडिंग वाटर टू द कॉन्क्रीट, दैट इज द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए हम वहां पे वाटर डालते हैं, हाइड्रेशन के लिए वहां पे क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं। नाउ तो ये बताइए पहले कि ये वाटर का पर्पस समझ में आया क्या सबको? कि क्या रीजन होता है वाटर डालने का वहां पे, कि वाटर क्यों ऐड करते हैं? बोलो। हाँ, तो वाटर का आया ना समझ में कि वाटर क्यों डालते हैं वहां। सो वर्केबिलिटी बोलना ठीक नहीं था, हाइड्रेशन के लिए मेनली वाटर डाला जाता है वहां पे। अब देखिएगा जरा, अब जो वाटर की जो क्वांटिटी है ना, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी है, वाटर कितना डालना है वहां पे, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। क्योंकि वाटर की क्वांटिटी हम बहुत ज्यादा भी नहीं डाल सकते, वाटर जो है बहुत बहुत ज्यादा भी नहीं डाला जा सकता, एंड वाटर जो है बहुत कम भी नहीं डाल सकते। वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वाटर की क्वांटिटी बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है, लेट अस सपोज मैं लेके चल रहा हूँ कि वाटर की क्वांटिटी है आपने बहुत ज्यादा कम डाली हुई है, सपोज आपने वाटर की जो क्वांटिटी है उसको बहुत ज्यादा कम डाला हुआ है। अगर आपने वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम डाल रखी है तो इसका इससे मुझे बताइए आपको दिक्कत क्या होगी? अगर आपने वाटर की क्वांटिटी को वहां पे बहुत ज्यादा कम डाल दिया तो इससे क्या प्रॉब्लम रहेगी?
इससे क्या प्रॉब्लम आपको ऑब्जर्व होगी वहां पे? अगर वाटर की क्वांटिटी वहां पे बहुत ज्यादा कम डाली है तो इससे क्या दिक्कत आपको देखने को मिलेगी? लेस स्ट्रेंथ गेन ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, यस। प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होगा, यस बिल्कुल करेक्ट। देखो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, स्ट्रेंथ प्रॉपर गेन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात क्या है कि इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द कंक्रीट। आपके लिए कंक्रीट के साथ में काम करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सोच सकते हो, अब इसको आप वर्केबिलिटी के साथ रिलेट कर सकते हो। अगर आपने वाटर की क्वांटिटी बहुत कम डाली है वहां पर, तो वाटर की क्वांटिटी बहुत कम डालने से क्या रहेगा कि कंक्रीट के साथ हम इतना इजीली काम नहीं कर पाएंगे। अब आप समझ सकते हो कि कौन कौन से वर्क करने की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि कॉम्पेक्शन होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका प्लेसिंग होता है, उसकी फिनिशिंग होती है। ये सारे के सारे काम करने होते हैं आपको किसके ऊपर? कंक्रीट के ऊपर। अगर आपने वाटर की क्वांटिटी वहां पे बहुत बहुत कम डाली हुई है, तो वाटर की क्वांटिटी बहुत कम डालने से होगा क्या? आपका जो कंक्रीट का मिक्स है वो बहुत ज्यादा स्टिफ बन जाएगा, स्टिफ बन जाएगा, हार्ड सा बन जाएगा, जिससे कि आप उसके साथ इतना इजिली काम नहीं कर पाओगे, आप उसको इतना प्रॉपर कॉम्पेक्शन नहीं कर पाओगे, उसका इतना प्रॉपर तरह से आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आया ना समझ में? तो क्या कह सकते हैं हम, अगर वाटर हमने बहुत ज्यादा कम डाला, तो वाटर बहुत ज्यादा कम डालने से दिक्कत क्या रहेगी? वाटर बहुत ज्यादा कम डालने से दिक्कत रहेगी कि भाई इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द कंक्रीट। कंक्रीट के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसका हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, स्ट्रेंथ प्रॉपर गेन नहीं हो पाएगी, वर्केबिलिटी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि हमें हमें जो मिक्स मिलेगा ना, दैट मिक्स विल बी व्हाट? दैट विल बी पुअर, पुअर मिक्स मिलेगा आपको। पुअर मिक्स का मतलब क्या है? जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपने वाटर बहुत ज्यादा कम डाला तो आपको पुअर मिक्स मिलेगा, जिसमें कोई भी किस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। ये ड्रॉबैक निकल कर आएगा। दूसरा पॉइंट, चलो ये तो डिस्कस करा कि वाटर अगर बहुत कम डाल दिया तो। दूसरा पॉइंट, अगर सपोज वाटर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तब क्या होगा? अगर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा एक्सेस में डाल दी तब क्या दिक्कत रहेगी? वाटर अगर बहुत ज्यादा डाल दिया तब क्या दिक्कत रहेगी? ये वाला पॉइंट तो डिस्कस करा आपने किसके लिए? यस बिल्कुल, ब्लीडिंग वाला रीजन आएगा एक तो। सेग्रीगेशन, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे बिल्कुल अफेक्ट आएगा, स्ट्रेंथ पे भी हाँ, स्ट्रेंथ लेस हो जाएगी बिल्कुल। अब सारे के सारे पॉइंट आप खुद से रिलेट कर सकते हो। वाटर बहुत ज्यादा डालने का मतलब क्या है कि वाटर आपने वहां पे बहुत ज्यादा डाला है। अभी मैंने आपको एक जस्ट, यस एग्जैक्टली लाइटेंस, अभी जस्ट मैंने आपको एक, जब हम एडमिक्सचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, मैंने वहां पर आपको एक पॉइंट बताया था, क्या? लाइटेंस। लाइटेंस के बारे में आपको बताया था, लाइटेंस के बारे में। लाइटेंस का रीजन क्या बताया था कि वाटर आपने बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में डाल रखा है, ठीक है? तो लाइटेंस आपको देखने को मिलेगा, होगा क्या? लाइटेंस, लाइटेंस आपको वहां पे ऑब्जर्व होगा। लाइटेंस होता क्या था? लाइटेंस में होता क्या था कि जो आपका वाटर है, दैट वाटर अलोंग विद द सीमेंट, वो क्या करेगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा राइज करके, और ऊपर एक व्हाइट से कलर की लेयर बना लेगा। अब जब आप उसके ऊपर एक दूसरा लिफ्ट डालोगे ना कॉलम का, मान लो आपने 2 मीटर कॉलम कंस्ट्रक्शन करा, उसके ऊपर आपने जब दूसरा लेयर डालोगे ना, जब आप कॉलम की दूसरी 2 मीटर डालोगे, तो उन दोनों के बीच में एक लेयर आ जाएगी, किसकी? सीमेंट प्लस वाटर की, व्हाइट सी लेयर आ जाएगी, जिसको लाइटेंस बेसिकली फिनोमेना को बोलते हैं। जिससे उन दोनों सक्सेसिव लिफ्ट्स के बीच में, एक के ऊपर एक जो 2 लिफ्ट आपने डाले हैं, उनके बीच में इतनी प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं रह पाती, उनके बीच में बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं रह पाती, जिससे उसकी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी। तो ये रीजन आता है क्या? वाटर अगर बहुत ज्यादा डालोगे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होगी, लाइटेंस वहां पे देखने को मिलेगा। एक इसका एक रीजन और हो सकता है, एक और क्या दिक्कत है? एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव वाटर क्या करेगा? फ्रीजिंग एंड थॉविंग, यस बिल्कुल, ये सारे के सारे पॉइंट आप खुद से रिलेट कर सकते हो। अभी सारी चीजें आपको खुद से बता रखे हैं तो आप बता सकते हो बिल्कुल। और क्या होगा वहां पे? जो एक्सेसिव वाटर होगा ना, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो एक्सेसिव वाटर होगा, जो एक्सेसिव वाटर होगा, दैट एक्सेसिव वाटर मे सीप आउट थ्रू द फॉर्मवर्क। एक्सेसिव वाटर जो है वो फॉर्मवर्क के थ्रू क्या कर सकता है? सीप आउट कर सकता है। एक्सेसिव वाटर मे सीप आउट थ्रू द फॉर्मवर्क। जैसे ये आपका फॉर्मवर्क है, ये आपका क्या है? बेसिकली फॉर्मवर्क है, ठीक है? लेट अस सपोज ये यहाँ पे आपने कोई कॉलम कंस्ट्रक्शन कर रखा था, यहाँ पे अंदर फॉर्मवर्क, फॉर्मवर्क आप समझते होंगे ना, कोई भी कॉलम बनाते हो आप, या फिर आप कोई बीम बनाते हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रॉपर फॉर्मवर्क हम यूज करते हैं, शटरिंग बेसिकली ना। तो जो एक्सेसिव वाटर है ना, वो एक्सेसिव वाटर क्या करेगा? वो एक्सेसिव वाटर इस फॉर्मवर्क के थ्रू, इस फॉर्मवर्क के थ्रू क्या कर जाएगा? सीप आउट कर जाएगा। ये भी तो रीजन आया ना समझ में? अब आप इसको खुद से सोच सकते हो, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो एक्सेसिव वाटर होगा, दैट एक्सेसिव वाटर में सीप आउट थ्रू दिस फॉर्मवर्क, वो इस फॉर्मवर्क के थ्रू सीप आउट कर सकता है। अगर वो एक्सेसिव वाटर इस फॉर्मवर्क के थ्रू सीप आउट करेगा, तो आप ये खुद से सोचो, अंदर क्या क्रिएट हो जाएंगे? अंदर क्रिएट हो जाएंगे आपके वॉइड्स, अंदर क्रिएट हो जाएंगे आपके वॉइड्स। और अंदर वॉइड्स क्रिएट होने से क्या होगा? आपको पता ही है, गैप क्रिएट हो गया, वॉइड क्रिएट हो गए, लोड प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, अंदर क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। सारी की सारी दिक्कतें हमारे पास में निकल कर आती हैं
बेसिकली ये सारी की सारी दिक्कतें निकल कर आती हैं हमारे पास में अगर हम वाटर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाल दें या फिर वाटर को बहुत कम क्वांटिटी में डाल दें। तो वाटर को बहुत कम क्वांटिटी में भी नहीं डालेंगे। अगर वाटर को बहुत कम क्वांटिटी में डालोगे तो दिक्कत क्या रहेगी, उसमें कंक्रीट के साथ में काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, प्रॉपर वर्केबिलिटी नहीं मिलेगी प्रॉपर। अगर बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में डालोगे ना वाटर को तो दिक्कत क्या रहेगी, लाइटेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलेगी। दूसरा, जो एक्सेसिव वाटर होगा ना, दैट एक्सेसिव वाटर में सीप आउट थ्रू द फॉर्मवर्क, वो एक्सेसिव वाटर सीप आउट कर सकता है फॉर्मवर्क के थ्रू, बाहर निकल कर आ जाएगा ना वो वाटर, जिसके अंदर एयर वॉइड क्रिएट हो जाएंगे। ऐसे भी बोल सकते हो दैट एक्सेसिव वाटर विल इवेपोरेट, वो जो एक्सेसिव वाटर होगा वो क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। अगर वाटर इवेपोरेट करेगा तब भी अंदर क्या क्रिएट होंगे, एयर वॉइड्स क्रिएट होंगे, अंदर एयर वॉइड क्रिएट होंगे, लोड ट्रांसफर के लिए एरिया कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, कम होने लग जाएगी, स्ट्रेंथ आपकी जो है वो कम होने लग जाएगी। ये सारी की सारी दिक्कतें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वाटर की क्वांटिटी से रिलेटेड जस्ट एक छोटा सा पॉइंट अभी डिस्कस करा है। नाउ कितनी कितनी क्वांटिटी डालना चाहिए, वो बेसिकली उसके लिए एक पॉइंट आपको बताया हुआ है शुरू में कि 23% तक होता है, 38% कर देते हैं उसको, 15% बढ़ा देते हैं, है ना। एग्जैक्टली कोडल प्रोविजन क्या कहते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट, जब हम कंक्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे। ठीक है, देखिएगा अब नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, सर हनी कॉम्बिंग का क्या रीजन होगा फॉर्म वर्क में। यही रीजन होता है जो अभी रीजन बताया ना अंशुल, यही रीजन होता है हनी कॉम्बिंग का भी, एक्सेसिव वाटर, दिस इज द रीजन, यही रीजन होता है हनी कॉम्बिंग का भी। ये जो एक्सेसिव वाटर, अभी हनी कॉम्बिंग हम डिस्कस करते आगे कहाँ पे, कॉन्क्रीट के अंदर, जब हम वहां पे डिफेक्ट्स पढ़ते कॉन्क्रीट में वहां पे डिस्कस करते इस चीज को। बट हनी कॉम्बिंग का भी यही रीजन होता है, जो एक्सेसिव वाटर होता है दैट एक्सेसिव वाटर विल सीप आउट थ्रू द फॉर्म वर्क, जिसकी वजह से अंदर हनी कॉम्बिंग क्रिएट, हनी कॉम्बिंग होगी, आपको वहां पे क्रैक देखने को मिलेंगे। यही रीजन होता है जो अभी डिस्कस करा, एक्सेसिव वाटर जो फॉर्म वर्क से बाहर सीप आउट करके चला जाता है। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम, जहां पे कॉन्क्रीट में डिफेक्ट पढ़ेंगे वहां पे इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं, सो जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिएगा अब वाटर की जो क्वालिटी है ना, किस तरह का वाटर आप वहां पे यूज करने वाले हो कॉन्क्रीट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, द टाइप ऑफ द वाटर विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉन्क्रीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वाटर को उठाकर यूज कर लोगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट, ऐसा नहीं कर सकते हम, किसी भी वाटर को उठाकर यूज कर लेंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉन्क्रीट। क्योंकि जो, अगर मान लीजिए कि कोई आपने ऐसा वाटर यूज करा कॉन्क्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिसके अंदर बहुत बहुत हाई इंप्योरिटीज थी, जिसके अंदर बहुत बहुत हाई इंप्योरिटीज थी, तो वो हाई इंप्योरिटीज कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आपने बहुत हाई इंप्योरिटी वाला वाटर यूज कर लिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट, तो उसमें दिक्कत क्या रहेगी कि हमारी जो कॉन्क्रीट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होने लग जाएंगी, अफेक्ट होने लग जाएंगी। उसकी प्रॉपर्टीज लाइक उसका सेटिंग टाइम, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्रॉपर्टीज बेसिकली कोरोजन, एफ्लोरेसेंस, स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम, ये सारी की सारी चीजें क्या होने लग जाएंगी, अफेक्ट होने लग जाएंगी अगर आपने बहुत हाईली इंप्योरिटी वाला वाटर यूज कर लिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट तो। ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है कि वाटर की क्वालिटी, किस तरह का वाटर हम यूज कर रहे हैं कॉन्क्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जरा, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में टॉलरेबल लिमिट्स होती है कुछ हमारे पास। देखो वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सोल्ट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, पीएच होगा वाटर का, पीएच भी होगा वाटर का ना, क्लोराइड्स होंगे वहां पे, सोडियम होगा, बेसिकली शुगर होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी किसके अंदर, वाटर के अंदर। इन सब पैरामीटर्स के लिए आपको कुछ टॉलरेबल लिमिट्स प्रोवाइड करवाई गई हैं कि भाई अगर आप कंक्रीट बनाने के लिए वाटर को यूज कर रहे हो तो ये जो क्लोराइड कंटेंट है, दैट क्लोराइड कंटेंट शुड बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज। आपका जो सोडियम है बेसिकली दैट शुड बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज, कार्बोनेट्स है दैट शुड बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज, सस्पेंडेड सॉलिड्स दैट शुड बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज। तो एक आपको स्पेसिफिक रेंज प्रोवाइड करवाई गई है। अब ये जो टॉलरेबल लिमिट्स है ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये सारे के सारे लिमिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी के सारे लिमिट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है आपको कि पीएच कितना होना चाहिए, पीएच किसके बाहर नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ठीक है, सो बेसिकली आपको समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि हर एक तरह का वाटर आप यूज कर लोगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट, ऐसा नहीं है। ठीक है, वाटर आप जो यूज कर रहे हो बेसिकली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट, उस वाटर के लिए कुछ आपके पास में स्पेसिफिकेशन होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, जो हम पीने के लिए यूज करते हैं, जो हम पीने के लिए यूज करते हैं, जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर बताए गए हैं ना आपको कि भाई उस वाटर के अंदर फ्लोराइड इतना होना चाहिए, क्लोराइड इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, हार्डनेस इससे ज्यादा नहीं हो सकती, एल्कलिनिटी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इन्वायरमेंट में आपने देखा था ना ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो यहाँ पर वही सेम चीज आप देखोगे किसके लिए, वाटर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉन्क्रीट, उसके लिए क्या आपको स्पेसिफिक चीजें बताई गई हैं उसके बारे में डिस्कस करना है।
सो द नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, अभी एक टॉपिक है आपका टॉलरेबल लिमिट्स वाला। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, नेक्स्ट जो आपके पास में आता है दैट इज अ टॉलरेबल कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज बेसिकली आपके पास क्या है, दैट इज अ टॉलरेबल concentrations. Next is tolerable concentrations. Tolerable concentrations, ठीक है, ऑफ द इम्प्योरिटीज। टॉलरेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज की जो टॉलरेबल कॉन्सेंट्रेशन है इनके बारे में बात करनी है, ऑफ द इम्प्योरिटीज। अभी जो बेसिकली हम लिखेंगे ना, ये किस यूनिट में मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यूज, दिस इज इन मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मैथमेटिकली दोनों इक्वल रहते हैं, मिलीग्राम पर लीटर बोल दो या फिर पीपीएम बोल दो, कोई किस तरह का फर्क नहीं है। मिलीग्राम पर लीटर भी बोल सकते हो, पीपीएम भी बोल सकते हो, मैथमेटिकली कोई किसी तरह का फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर की क्या क्या वैल्यूज हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, तो टॉलरेबल कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस करनी है अलग अलग पैरामीटर की। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, अब इनको नोट करते चलो मेरे साथ में, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज एंड इधर क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन। इधर इम्प्योरिटीज हो गया एंड इधर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किस यूनिट में होगा, मिलीग्राम पर लीटर, या फिर मैंने बोला पीपीएम में भी बोल सकते हो, कोई किसी तरह का मैथमेटिकली फर्क नहीं। सो द फर्स्ट जो आप यहाँ पे डिस्कस करोगे, द फर्स्ट विल बी व्हाट, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सिल्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। फर्स्ट इम्प्योरिटी इज व्हाट, सिल्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सिल्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, देखिएगा रेंज जो बताई गई है ना आपको, 2000 मिलीग्राम पर लीटर, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको बताइए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो सिल्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स के लिए क्या आपको रेंज स्पेसिफाई करी गई है, क्या वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास में सेकंड। तो सेकंड आपके पास में आएगा कार्बोनेट्स। कार्बोनेट का मतलब होता है क्या, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, HCO3 नेगेटिव। कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सो द सेकंड पैरामीटर जो आपके पास में है, कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स ऑफ द सोडियम एंड द पोटेशियम, इसके लिए क्या वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है, द वैल्यू व्हिच हैज बीन स्पेसिफाइड इज 1000 मिलीग्राम पर लीटर या फिर पीपीएम। सो सिल्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल 2000 हो गया, कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स ऑफ द सोडियम एंड द पोटेशियम। थर्ड आता है, थर्ड आपके पास में क्या है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ द मैग्नीशियम। थर्ड है HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम के लिए अगर आप बात करोगे तो दैट विल बी 400। क्या वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है आपको, 400 स्पेसिफाई करी गई है। नाउ फोर्थ जो आपके पास में आएगा, नेक्स्ट विल बी व्हाट, क्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड्स, दैट विल बी क्लोराइड्स। अगर आप क्लोराइड्स के बारे में बात करोगे ना, तो क्लोराइड्स के लिए क्या बताया आपको, 500, और ये जो 500 वैल्यू है ना, ये वैल्यू है आरसीसी के लिए, 500 आरसीसी के लिए, वाइल 2000 है सीसी के लिए, मतलब सीमेंट कंक्रीट के लिए ये वैल्यू है। अब यहाँ पे आप खुद से सोच सकते हो कि आरसीसी में हमने क्लोराइड कंटेंट इतना कम क्यों कर दिया। आरसीसी में हमने क्लोराइड कंटेंट इसलिए इतना कम कर दिया क्योंकि वहाँ पे रेनफोर्समेंट होता है, रेनफोर्समेंट में कोरोजन होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है फ्रॉम द क्लोराइड्स, इसी वजह से हमने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया है आरसीसी के लिए। लेकिन सीमेंट कॉन्क्रीट अगर है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट अगर आपके पास में है, वहाँ पे आरसीसी नहीं है, अगर वहाँ पे रेनफोर्समेंट नहीं है, तो आप उसमें कहाँ तक जा सकते हो, 2000 तक जा सकते हो। ठीक है, 2000 तक जा सकते हैं, कोई किस तरह की दिक्कत नहीं है। सो आया समझ में क्या रीजन है। बेसिकली आरसीसी में 500 इसलिए करा क्योंकि वहां पे रेनफोर्समेंट में कोरोजन का खतरा रहता है ज्यादा, इसीलिए वहां पे कम कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ। सो द फिफ्थ विल बी व्हाट, सल्फेट। नेक्स्ट आएगा आपके पास में सल्फेट्स। सल्फेट्स क्या बताया यहाँ पे, लिमिट 400 मिलीग्राम पर लीटर। सो सल्फेट में कितना रहा, 400 मिलीग्राम पर लीटर विल बी द स्पेसिफाइड लिमिट, 400 मिलीग्राम पर लीटर। अगर नेक्स्ट हम बात करोगे सिक्स आप बात करोगे, दैट विल बी शुगर। शुगर के लिए क्या बताया है आपको, शुगर के लिए बताया गया है आपको 500 इज द स्पेसिफाइड लिमिट,
ठीक है, 500 बताया गया है आपको। ठीक है, शुगर के लिए। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट आपका जो रहेगा शुगर हो गया, दैट विल बी सेवेंथ वन, दैट विल बी बेसिकली सेवेंथ। तो सेवेंथ आपके पास में क्या है, सेवेंथ अगर आप बात करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट विल बी सोडियम, दैट इज एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको बताया गया है क्या, 0.5%, 0.5% बाय वेट ऑफ सीमेंट, 0.5% बाई वेट ऑफ द सीमेंट, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। 0.5% बाई वेट ऑफ द सीमेंट। नेक्स्ट विल बी व्हाट, 8 एसिड्स। एसिड्स, एसिड्स के लिए आपको बताया गया है 10,000 तक वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है। एसिड में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, HCl आ जाएगा, H2SO4, ये सब किस में आ जाएंगे, एसिड्स में आ जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ना आपके पास में, 9th वन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट इज एक्चुअली पीएच वैल्यू। पीएच तो स्पेसिफाई करा गया है दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 6 to 8। पीएच किस रेंज में होना चाहिए, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 6 to 8। पीएच के लिए क्या वैल्यू आपको बताई गई है, पीएच के लिए वैल्यू आपको बताई गई है 6 to 8 वैल्यू बताई गई है कि इस रेंज में होना चाहिए कि जो वाटर हम यूज करने वाले हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, उसका पीएच रहना चाहिए 6 to 8 की रेंज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास में 10th, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसके लिए इसका जो आंसर होगा ना बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड, इसकी वैल्यू आप बताओगे मुझे, इसकी वैल्यू आप बताओ कि किस क्या वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है इसके लिए, आप बताइए इसकी वैल्यू कैल्शियम क्लोराइड। ये बताया हुआ पॉइंट है मेरा, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इसके लिए क्या वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है, बताइए। बोलो। 2%, यस। देखो एक स्टूडेंट को याद आ रहा है सिर्फ 2%, और ये मैंने आई थिंक आपको बताया होगा कहाँ पे, जहां पर आपको एक्सा रैपिड हार्डिंग सीमेंट बताया था, जहां पर आपको एक्सा रैपिड हार्डिंग सीमेंट बताया था ना, वहां पर इस पॉइंट के बारे में बताया था कि भाई क्या वैल्यू होती है, कि 2% वैल्यू बताई गई है स्पेसिफिकली। आपको रीजन भी बताया था उसका कि भाई रेनफोर्समेंट से कोरोजन वाला खतरा था, रेनफोर्समेंट को कोरोजन का खतरा था, इसलिए 2% पे हमने स्पेसिफाई कर दिया था इस वैल्यू को, वहां पे बताया था इस वैल्यू के बारे में 2%। सो क्या वैल्यू रहेगी, दैट विल बी एक्चुअली 2%, 2% बाई वेट ऑफ सीमेंट, बाई वेट ऑफ सीमेंट। सो 2% बाई द वेट ऑफ सीमेंट, दैट इज 2% बाई द वेट ऑफ द सीमेंट, ये आ जाता है, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा ना। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, इनऑर्गेनिक्स, 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 इनऑर्गेनिक। बेसिकली क्या वैल्यू रहेगी इनके लिए, 3,000 तक वैल्यू रहेगी आपके पास में, 3,000 मिलीग्राम पर लीटर रहेगी, 3,000 मिलीग्राम पर लीटर तक रहेगी। एक आता है क्या, आयरन सॉल्ट्स, आयरन सॉल्ट्स, आयरन सॉल्ट्स, आयरन सॉल्ट्स क्या होंगे, 40,000 तक वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है आपको, 40,000 आयरन सॉल्ट्स के लिए वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है 40,000 तक। ऑर्गेनिक मैटर के लिए, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है 200, वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है 200 तक। डिजॉल्व सॉल्ट्स, नेक्स्ट आएगा डिजॉल्व सॉल्ट्स, डिजॉल्व सॉल्ट्स, डिजॉल्व सॉल्ट्स। तो जो डिजॉल्व सॉल्ट्स के लिए वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है आपकी 15,000 तक, 15,000 तक वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है, 15,000 तक वैल्यू स्पेसिफाई करी गई है। अब देखो जरा, यहाँ पे काफी सारी मैंने आपको वैल्यू बता दी है, लगभग 10-12 वैल्यूज हो चुकी हैं। ठीक, अब बेसिकली इसमें से अभी के लिए मैं अगर आपको बताऊं, अभी के लिए आपको सब याद नहीं रखनी है, आपके नोट्स में सारी वैल्यूज लिखी रहनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए आपको सारी वैल्यू याद नहीं रखनी है। आपको कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है वो मैं आपको जब हैंड रिटन नोट्स अभी प्रोवाइड करवाऊंगा इस क्लास के बाद में,
तो वहां पे उसको मैं क्लियर कट मेंशन कर दूंगा कि आप इस वैल्यू को याद रखना, इस वैल्यू को याद रखना। ठीक है, आपके नोट्स में सारी चीज लिखी रहनी चाहिए, बट अभी के लिए इनमें सारी वैल्यूज याद नहीं रखनी है। कौन कौन सी इनमें से अभी याद रखनी है वो मैं नोट्स में प्रोवाइड, जब मैं आपको नोट्स दूंगा वहां पे लिख दूंगा कि कौन कौन सी याद रखनी है आपको। लेकिन अगर बाई चांस उनसे अलावा अगर आपको कोई और ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें कोई इनमें से कोई और वैल्यू पूछी गई है, तो आप उसको याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको नई नई वैल्यूज दिखती रहेंगी। कोई और अगर पैरामीटर की वैल्यू अगर आपको दिखाई देगी, हाँ ये भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप उसको इनमें से उठाकर याद कर लेना। लेकिन आपके नोट्स में ऑलमोस्ट मैंने सारी वैल्यू मैं आपको लिखवा दूंगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। सो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, और भी होते हैं एक दो, और भी दो चार वैल्यूज हैं इस तरह की जो बेसिकली आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर हैं जो आपको, जिनकी वैल्यू बेसिकली आप लिख सकते थे, लेकिन सब नहीं लिखने हैं हमें। मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वहां पे मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें आपको लिख के भेज दूंगा खुद से खुद। आप उनको पढ़ लेना आराम से। जो भी चीजें समझोगे क्लास में आज, एक बार उनकी जस्ट उसके बाद क्लास के बाद उन नोट्स की रीडिंग मार लेना, तो आपको सारी की सारी चीजें खुद से खुद याद हो जाएंगी बहुत ईजिली। चलिए, सो ये कुछ हमारे पास में अलग अलग पैरामीटर हैं जिनकी टॉलरेबल लिमिट आपको प्रोवाइड करवाई है कि भाई अगर आप वाटर यूज कर रहे हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, तो उन पैरामीटर्स की टॉलरेबल लिमिट्स आपके पास इस रेंज में रहनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। चलिए, अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेसिकली, नेक्स्ट ऑफ द थिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि भाई बेसिकली वाटर बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में क्यों नहीं डालोगे वाटर। अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में डालोगे तो उसमें क्या दिक्कत रहेगी। उसके बाद आपको ये बताया कि वाटर को आप बहुत कम क्वांटिटी में भी क्यों नहीं डालोगे। अगर वाटर बहुत कम क्वांटिटी में डालोगे तो उसमें क्या दिक्कत रहेगी, ये पॉइंट आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आपको बताया कि ऐसा नहीं कि आप हर एक क्वालिटी हर एक तरह का वाटर यूज कर सकते हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, ऐसा नहीं है। ठीक है, वाटर जो आप यूज करोगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, अगर वो बहुत ज्यादा इम्प्योर हुआ तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंक्रीट की प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके सेटिंग टाइम को, उसका बेसिकली साउंडनेस को अफेक्ट कर सकती हैं, उसमें एफ्लोरेसेंस को अफेक्ट कर सकती हैं, इन सारी चीजों को अफेक्ट कर सकती हैं आपके वाटर की प्रॉपर्टी हमारी कंक्रीट की। अब इसमें देखो जरा, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कोडल प्रोविजंस हैं, हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस हैं जो मैं आपसे यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं नोट्स आपको दूंगा लेक्चर के बाद में, वो मैं आपको वहाँ पे लिख के भी भेज दूंगा। वो कोड में किस जगह से उठाए गए हैं पॉइंट्स, वो भी मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो आप उसको एक बार देख लेना, रीड कर लेना उसको आराम से। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, कुछ कोडल प्रोविजंस हैं आपके पास में। कोडल प्रोविजन क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके वाटर की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, अगर वाटर की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, लेट अस सपोज इम्प्योर वाटर, लेट अस सपोज आपके पास में वाटर कैसा है, वाटर इज इम्प्योर, इम्प्योर वाटर है सपोज, वाटर कैसा है, सपोज करो वाटर है इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर है सपोज। एक साइड में मान लीजिए आप वाटर आपके पास कैसा है, प्योर वाटर है। एक साइड में वाटर मान लो इम्प्योर है, एक साइड में मान लो वाटर है इम्प्योर। तो हमारे कोड ने ये कहा है कि लेट अस सपोज आपने कोई इम्प्योर वाटर यूज कर लिया अपनी कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखो ऐसा तो हमेशा नहीं होता कि आपके पास हमेशा प्योर वाटर अवेलेबल रहेगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपके पास हमेशा प्योर वाटर अवेलेबल रहे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कई बार हो सकता है कि जो वाटर आप यूज कर रहे हो, देखो एक्चुअली में वाटर हम कौन सा यूज कर लेते हैं, जो भी आपके पास नियर बाय सराउंडिंग में जो वाटर अवेलेबल होता है वही आप यूज कर लेते हो कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऐसा है उसमें कोई ये नहीं है कि भाई आप वाटर को कहीं बाहर से मंगाओगे, इधर उधर से मंगाओगे स्पेशली खर्चा करके, ऐसा नहीं करोगे। जो भी आपके पास लोकली अवेलेबल वाटर होता है उसी को आप यूज कर लेते हो। लेकिन वो जो लोकली अवेलेबल वाटर है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा खराब है दैट मीन्स वो इम्प्योर वाटर है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इफेक्ट हो जाएंगे आपके कंक्रीट की। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी इफेक्ट होंगी, मैंने अभी आपको बताया था, उसका सेटिंग टाइम भी अफेक्ट हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ भी अफेक्ट हो जाएगी। अब लेट अस सपोज हमारे कोड ने कुछ प्रोविजन बताए हैं हमें। सबसे पहला प्रोविजन तो ये कि जो पीएच होगा ना वाटर का, पीएच जो होगा वाटर को जो आप यूज कर रहे हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, दैट शुड बी लाइंग इन द रेंज ऑफ 6 to 8। 6 से कम नहीं होना चाहिए। किस रेंज में होना चाहिए, 6 to 8 की रेंज में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पूछा गया है कई बार। किस रेंज में बताया गया पीएच, 6 to 8 के बीच में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है ना, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे बताऊं, डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस है ना, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का डिफरेंस, देखो समझना है पॉइंट को। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का डिफरेंस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन 10%। दैट शुड नॉट बी मोर देन 10%। 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डिफरेंस। अब समझो बात, लेट अस सपोज आपने कोई कंक्रीट की क्यूब बनाई, आपने सपोज कोई कंक्रीट की क्यूब बनाई और वो क्यूब बनाई आपने प्योर वाटर को यूज करके। आपने क्यूब बनाई किसको यूज करके, प्योर वाटर को यूज करके। सपोज आपने कंक्रीट की क्यूब बनाई है किसको यूज करके, प्योर वाटर को यूज करके।
चलिए, अब सपोज करो जब आप प्योर वाटर को यूज करके कोई कंक्रीट की क्यूब बनाओगे तो होगा क्या कि उसकी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ आपको उसकी मिल जाएगी। कितनी स्ट्रेंथ होगी वो बेसिकली देखेंगे आप जब धीरे धीरे आएंगे, किस ग्रेड की कितनी स्ट्रेंथ आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम स्पेसिफाइड है कि भाई इतनी तो कम से कम होनी ही चाहिए। ठीक है, आपको उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी। बट लेट अस सपोज आपके पास जो वाटर आपने यूज करा कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो वाटर इम्प्योर था। पहला केस हमने साइड में रख दिया कि हमने कंक्रीट की क्यूब बनाई, उस कंक्रीट की क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी, अगर आपने वो प्योर वाटर से बनाई है, अगर आपने वो कंक्रीट की क्यूब बनाई है प्योर वाटर से, तो उसकी एक आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी देखने को। ठीक है, बट लेट अस सपोज आपने वही सेम कंक्रीट के लिए मटेरियल यूज करा, लेकिन इस बार आपने उसमें क्या डाल दिया, इम्प्योर वाटर डाल दिया। इस बार आपने उसमें क्या डाल दिया, इम्प्योर वाटर डाल दिया। तो पहली बात तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किसको यूज करके, इम्प्योर वाटर को यूज करके। दूसरी बात कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ प्योर वाटर को यूज करके, प्योर वाटर को यूज करके। दो केसेस आ गए ना, एक आ गया इम्प्योर वाटर वाला केस, दूसरा केस आ गया प्योर वाटर वाला केस। नाउ इन दोनों की जो स्ट्रेंथ में डिफरेंस होगा, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ में डिफरेंस होगा, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10%। 10% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। दैट शुड नॉट बी मोर देन 10%। दैट डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ शुड नॉट बी मोर देन द 10%। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में, 10% से ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों केसेस आए आपको समझ में कि भाई कंक्रीट की क्यूब बनाई, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करी, उसमें जो वाटर डाला वो वाटर था प्योर वाटर, उससे आपके पास कोई स्ट्रेंथ आ गई है प्रॉपर। अब आपने दूसरी कंक्रीट की क्यूब बनाई जिसमें आपने क्या डाल दिया, इस बार इम्प्योर वाटर डाल दिया। तो इम्प्योर वाटर वाला जो क्यूब है उसकी स्ट्रेंथ प्योर वाटर वाले क्यूब की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में 10% से ज्यादा डिफर नहीं करनी चाहिए। 10% से ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, यानी कि कम से कम 90% स्ट्रेंथ आपको मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ प्योर वाटर क्यूब। यानी कि जो क्यूब आपने प्योर वाटर को यूज करके बनाई है उसके कंपैरिजन में इम्प्योर वाटर को यूज करके जो आप क्यूब बना रहे हो उसकी स्ट्रेंथ कम से कम आपको 90% तो मिलनी ही चाहिए, 10% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को बताओ, क्लियर करो एक बार, सबको समझ में आया है जो अभी डिस्कस करे वाला प्रोविजन? बोलो। ये डायरेक्टली कोडल प्रोविजन है, इसके कहाँ से उठाए हैं पॉइंट्स वो मैं आपको भी बता दूंगा, जैसे क्लास के बाद नोट्स में सारी चीजें मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे उसको देख लेना प्रॉपर्ली। तो 10% ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, आपका एक जस्ट प्रोविजन है, कोड का प्रोविजन है। चलो, सो द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट, द डिफरेंस मस्ट नॉट बी मोर देन द 10%। 10% से ज्यादा डिफरेंस आपके पास में नहीं आना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके पास। अब एक और पॉइंट, ये तो हमने देखा किसके लिए, ये हमने देखा स्ट्रेंथ के लिए। अब ये हुआ वेरिएशन क्यों हुआ, क्योंकि आपने इम्प्योर वाटर यूज कर लिया था, इसलिए वो वेरिएशन आपका वहां पे निकल के आ रहा है। दूसरा जो वेरिएशन हम देखें, दूसरा वेरिएशन आएगा आपके पास इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। दूसरा वेरिएशन आएगा आपके पास इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। मैंने आपको बताया था भी अगर आप कॉन्क्रीट में इम्प्योर वाटर यूज करोगे, हाईली इम्प्योरिटी वाला वाटर यूज करोगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्या, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम वेरी कर जाएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम भी वेरी करेगा, स्ट्रेंथ भी वेरी करेगी, एफ्लोरेसेंस में भी दिक्कत आ जाएगी, एफ्लोरेसेंस भी ज्यादा देखने को मिल सकता है, सारी की सारी प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाएंगी। तो दूसरा हम अफेक्ट डिस्कस करते हैं ऑन द इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम का अफेक्ट डिस्कस करते हैं, देखिएगा। सेम इनिशियल सेटिंग टाइम इम्प्योर वाटर वाला, इम्प्योर वाटर एंड इनिशियल सेटिंग टाइम प्योर वाटर को यूज करके। लेट अस सपोज आपने कंक्रीट का क्यूब बनाया, कंक्रीट का क्यूब बनाया, कंक्रीट का क्यूब बनाया, उसमें वाटर कैसा यूज किया, प्योर वाटर यूज करा। कंक्रीट का क्यूब बनाया, उसमें वाटर कैसा यूज करा, प्योर वाटर यूज करा। उस प्योर वाटर वाले कंक्रीट के क्यूब का कुछ ना कुछ एक इनिशियल सेटिंग टाइम रहेगा ना, कुछ ना कुछ एक इनिशियल सेटिंग टाइम रहेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक इनिशियल सेटिंग टाइम रहेगा। ठीक है, नाउ अब आपने कंक्रीट का क्यूब बनाया, लेकिन इस बार उसमें क्या डाल दिया, इस बार उसमें आपने डाल दिया इम्प्योर वाटर डाल दिया। तो पहला केस क्या था, इनिशियल सेटिंग टाइम आप देख रहे हो उस कंक्रीट के क्यूब का जिसमें आपने प्योर वाटर डाला हुआ है। दूसरा केस आप देख रहे हो इनिशियल सेटिंग टाइम उस क्यूब का जिसमें आपने इम्प्योर वाटर डाला हुआ है। अब इन दोनों क्यूब्स के अंदर, एक में आपने इम्प्योर वाटर डाला, दूसरे में आपने प्योर वाटर डाला, इन दोनों की इनिशियल सेटिंग टाइम का जो डिफरेंस है, इन दोनों के जो इनिशियल सेटिंग टाइम का जो डिफरेंस है, दैट शुड नॉट बी मोर देन +-30 मिनट्स। दैट शुड नॉट बी मोर देन +-30 मिनट्स। 30 +-30 मिनट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए दोनों में निकल के, +-30 मिनट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए दोनों में निकल कर। बताइए जरा, कोई दिक्कत है इसमें पॉइंट में? अच्छा, एक और चीज,
डिफरेंस प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा का नहीं आना चाहिए निकल के। इम्प्योर वाटर वाले में, प्योर वाटर वाले में डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन द प्लस माइनस 30 मिनट्स। लेकिन मिनिमम आईएसटी शुड बी व्हाट, 30 मिनट। मिनिमम आईएसटी अभी भी कितना आना चाहिए निकल के, 30 मिनट ही आना चाहिए। मिनिमम आईएसटी अभी भी कितना आना चाहिए, 30 मिनट ही आना चाहिए। बताइए इस वाले पॉइंट में कोई डाउट? बोलो। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए क्या? एक तो स्ट्रेंथ वाला हमने डिस्कस करा कि भाई 90% से कम नहीं आनी चाहिए स्ट्रेंथ निकल के, यानी कि जो मैक्सिमम आप डिफरेंस कंसीडर कर सकते हो 10% का। दूसरा हमने डिस्कस करा किसके लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, लेकिन मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम शुड बी अबाउट 30 मिनट। कम से कम 30 मिनट तो आना ही चाहिए मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम निकल के। एंड इनका जो डिफरेंस है वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बताइए इसमें कोई दिक्कत है दोनों पॉइंट्स में? सर प्लीज एक्सप्लेन। ओके। इम्प्योर वाटर वो होगा जिसमें इम्प्योरिटीज टॉलेबल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है या उससे ज्यादा, टॉलेबल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है या उससे ज्यादा, टॉलेबल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा में प्रेजेंट है। इम्प्योर वाटर वो होगा जिसमें इम्प्योरिटीज टॉलरेबल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा में प्रेजेंट है। अगर आपकी इम्प्योरिटीज टॉलरेबल कॉन्सेंट्रेशन के अंदर है तब तो वो प्योर वाटर हो जाएगा। देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए देख रहे हैं, क्या बताया, इनिशियल सेटिंग टाइम एक क्यूब का जिसको आपने इम्प्योर वाटर से बना रखा है। नाउ इनिशियल सेटिंग टाइम दूसरे क्यूब का जिसको आपने प्योर वाटर से बना रखा है। एक क्यूब को बनाने के लिए आपने प्योर वाटर यूज करा, दूसरे क्यूब को बनाने के लिए आपने इम्प्योर वाटर यूज करा। इन दोनों के इनिशियल सेटिंग टाइम का डिफरेंस, इन दोनों के इस देखो, इससे अगर आप प्योर वाटर वाले से क्यूब बना रहे हो, ठीक है, उसका आपने इनिशियल सेटिंग टाइम चेक किया, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास में। नाउ इम्प्योर वाटर से आप क्यूब बना रहे हो, उसका आपने इनिशियल सेटिंग टाइम चेक किया, कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास में निकल कर आएगी। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द क्यूब मेड फ्रॉम प्योर वाटर and the initial setting time of the cube made from impure water should not vary from plus minus 30 मिनट। इससे ज्यादा का वेरिएशन वहां पे नहीं निकल कर आना चाहिए, यानी कि प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं निकल कर आना चाहिए इम्प्योर वाटर वाला जो क्यूब है एंड जो प्योर वाटर वाला क्यूब है उनके बीच में। यानी कि वही सेम क्यूब में आपने प्योर वाटर डाला, उसका कोई इनिशियल सेटिंग टाइम आया, अब आपने वही सेम कंक्रीट के अंदर इस बार इम्प्योर वाटर डाल दिया, उसका कुछ ना कुछ इनिशियल सेटिंग टाइम निकल कर आएगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा निकल कर नहीं आना चाहिए। लेकिन चाहे आप इम्प्योर वाटर को यूज करके क्यूब बनाओ, चाहे आप प्योर वाटर को यूज करके क्यूब बनाओ, कम से कम इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट तो आना ही चाहिए। कम से कम 30 मिनट तो निकल कर आना ही चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम। ये बताया है कि जो डिफरेंस है दोनों के इनिशियल सेटिंग टाइम है वो प्लस माइनस 30 मिनट से ज्यादा का, 30 मिनट से ज्यादा का नहीं आना चाहिए। एंड मिनिमम कम से कम इनिशियल सेटिंग टाइम कितना रहे, 30 मिनट तो कम से कम वैल्यू निकल कर आएगी। ऐसा नहीं कि आपकी वैल्यू 15 मिनट निकल कर आ गई, कम से कम 30 मिनट तो आनी ही चाहिए वैल्यू निकल के। बोलो। सर जो आईएसटी वाला प्रोविजन है वो सिर्फ उसी के लिए है, उसी के लिए यूज होगा। इनिशियल सेटिंग टाइम वाला जो प्रोविजन है वो हमारा उसी के लिए यूज होगा जिसमें कम से कम इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट निकल कर आएगा, उससे कम वाले पे वो वैलिड नहीं है। मतलब कम से कम 30 मिनट आना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम निकल के, इससे कम आएगा तो वो हम प्रोविजन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी ये जो एग्जैक्टली इसकी जो लैंग्वेज है ना, वो मैं आपको नोट्स जो सेंड करूंगा अभी उसमें प्रॉपर मैं पूरी तरह से लैंग्वेज में लिख के भेज दूंगा सारे के सारे पॉइंट्स। आप उनको जस्ट एक बार रीड करना आराम से, बहुत क्लियरली आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बताइए।
सो जस्ट कुछ आपके पास में कोडल प्रोविजंस थे, इनको डिस्कस करा। चलो तो देखो, वाटर में आपके कुछ और छोटे मोटे पॉइंट अभी बचे हुए हैं। छोटा सा टॉपिक है वाटर, बिल्कुल एकदम। तो आज के लिए इस क्लास को जो था बेसिकली आपको, बेसिकली आज इसको ओवर कर रहे हैं। अपना धीरे धीरे एक दो क्लास होने दो, उसके बाद में थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। इसको लगभग 2 घंटे के आसपास लेके चलेंगे क्लास को ना। तो आज इसको यहीं पे ओवर कर रहे हैं। इसके जो नोट्स हैं वाटर वाले पार्ट के पूरे कंप्लीट नोट्स, वाटर के जो कंप्लीट नोट्स हैं, एंड जो एडमिक्सचर में मैंने आपको जो पॉइंट लिखवाए हैं, एडमिक्सचर में ये एयर एंटरिंग एडमिक्सचर में मैंने जो आज आपको पॉइंट लिखवाए हैं वो वाले पॉइंट्स, एंड जो वाटर वाले पार्ट के जो नोट्स हैं वो मैं आपको अभी जस्ट 1-1.5 घंटे में सेंड कर दूंगा, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, या फिर जैसे भी आपको मतलब देखते हैं कैसे, ग्रुप पे डलवा दूंगा। वैसे ना ग्रुप पे डाल सकते हैं या फिर ऐप पे डलवा देंगे, जैसे भी होगा। हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप उसको पढ़ लेना आराम से, आराम से पढ़ना उसको, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी सारी की सारी चीजें। ठीक, अगर बाई चांस, मेरे ख्याल से वैसे ग्रुप में तो मोस्टली सभी लोग ऐड है ना, तो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है आपका, या फिर जो उसमें सभी लोग ऐड है मोस्टली सब। अगर कोई इन विच ग्रुप सर, ओके, तो मैं, अगर ग्रुप में आप ऐड नहीं होंगे तो वैसे ग्रुप क्रिएट हुआ था हमारा, 1-2 ग्रुप क्रिएट हो रखे हैं, बट कोई नहीं, मैं ऐप पे डलवा दूंगा, है ना, ऐप पे डलवा देंगे। सर से बात कर लूंगा, मैं ऐप पे डलवा दूंगा। ठीक, अगर किसी को नहीं मिल पाए बाई चांस नोट्स, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। अगर किसी को बाई चांस नहीं मिल पाया नोट्स, तो 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड कर दूंगा। ऐप से डाउनलोड नहीं हो पाते, ऐप से डाउनलोड नहीं हो पाते, ओके। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह जितने भी सारे क्रिएट हो रखे हैं उन सब पे डाल दूंगा मैं। कोई ना कोई, हर कोई कहीं ना कहीं पे तो ऐड होगा ही ना, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप पे तो ऐड है, किसी ना किसी तरह मिल ही जाएंगे। अगर किसी को फिर भी नहीं मिल पाते तो आप मुझे पर्सनल मैसेज डाल देना, मैं वहां पे आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर इसको आज यहीं पे ओवर कर रहे हैं। नोट्स मैं अभी थोड़ी देर में आपको सेंड कर दे रहा हूँ। कल का टाइमिंग जो होगा वो सर आपको मैसेज करके बता देंगे। ठीक है, कल की क्लास का जो भी टाइमिंग रहेगा वो सर आपको मैसेज करके इन्फॉर्म कर देंगे। अभी थोड़ा सा ड्यूरेशन कम रख रहे हैं, धीरे धीरे जो है ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, इसको 2 घंटे के आसपास लेकर जाएंगे ड्यूरेशन को धीरे धीरे। ठीक, सर इवनिंग में सब्जेक्ट कौन सा होगा, सर इवनिंग में सब्जेक्ट कौन सा होगा, इवनिंग में सब्जेक्ट कौन सा होगा? अभी इवनिंग के सब्जेक्ट का बेसिकली होगा तो, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सा सब्जेक्ट होगा। सो वो आपको आज शाम तक पता लग जाएगा। ठीक है, इवनिंग में जो भी सब्जेक्ट मंडे से बोला है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट होगा आपका, लेकिन अभी कौन सा होगा वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सा सब्जेक्ट होगा इवनिंग में। सो जो भी होगा वो आपको आज शाम तक पता लग जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट तो होगा इवनिंग में, लेकिन सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो पाया अभी तक। ठीक है, शाम तक पता लग जाएगा या कल सुबह तक पता लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है। आप ही पढ़ा लो सर कोई भी, सर कोई भी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपसे कि डेफिनेटली सब्जेक्ट तो होगा आपका कोई ना कोई, बट सब्जेक्ट का डिसाइड हो जाएगा वो थोड़ा सा अभी, आई थिंक कि आज शाम तक डिसाइड हो जाएगा कि कौन से होने वाला है। तो उसके हिसाब से आज शाम तक या कल तक आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट होगा। होना तो है ही, देखो डेफिनेटली होना है बिल्कुल। ये थोड़ा बीच में प्रॉब्लम रही ना, अदरवाइज व्हाट अबाउट आरसीसी, व्हाट अबाउट आरसीसी का, एक्चुअली में आरसीसी के सर का शायद थोड़ा तबीयत का चल रहा है कुछ प्रॉब्लम अभी। तो आरसीसी का बेसिकली होगा आपका जल्दी, दोबारा से आरसीसी का भी स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी तबीयत का उनका इशू चल रहा है अभी कुछ। ये बिल्डिंग मटेरियल तो सर हमने इम्प्योर एंड प्योर कंपेयर क्यों किया, सर हमने इम्प्योर एंड प्योर कंपेयर क्यों किया? हमने इम्प्योर एंड प्योर इसलिए कंपेयर करा क्योंकि इम्प्योर वाटर अगर आप यूज करते हो ना, तो आपकी कंक्रीट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो जाती हैं। जैसे आपने देखा उसकी स्ट्रेंथ भी अफेक्ट हो रही है, उसमें एफ्लोरेसेंस जो है उसका एक्सटेंट भी अफेक्ट हो जाएगा, एफ्लोरेसेंस का भी मैग्नीट्यूड अफेक्ट हो जाएगा, उसका एक्सटेंट अफेक्ट हो जाएगा। सेटिंग टाइम पे बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, सेटिंग टाइम पे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आप इम्प्योर वाटर देखो, ऐसा है कि हर जगह पर पूरा 100% प्योर वाटर तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर इम्प्योरिटी रहेंगी, लेकिन इम्प्योरिटी टॉलरेबल लिमिट के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर जाएंगी उसके बाहर तो आपकी कंक्रीट की बहुत सारी प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाएंगी, एफ्लोरेसेंस अफेक्ट हो जाएगा,
कोरोजन का भी खतरा बढ़ जाएगा, वहाँ पे कोरोजन वाला भी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपका कंक्रीट रेनफोर्समेंट जो है, रेनफोर्समेंट ज्यादा कोरोजन आपको देखने को मिल जाए रेनफोर्समेंट्स के अंदर, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, स्ट्रेंथ की दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए बेसिकली बताया गया है कि ठीक है, अगर आप कहीं पे, अगर आपके पास में प्योर वाटर अवेलेबल नहीं था, तो ऐसी जगह पे अगर आप इम्प्योर वाटर भी यूज कर रहे हो, तो इम्प्योर वाटर को यूज करने के बाद भी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इससे 10% से ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। अगर 10% से ज्यादा वेरी कर रही है तो आप उस वाटर को बिल्कुल भी यूज मत करो, चाहे आपके पास भले ही लोकली अवेलेबल वाटर क्यों अवेलेबल, चाहे ना ही अवेलेबल हो, तब भी उसको वाटर को, आप इम्प्योर वाटर को यूज मत करो। आप कुछ और उसके लिए फिर तरीका ढूंढो कि किस तरह से आप प्योर वाटर लेकर आ सकते हो, कहीं से सही वाटर लेकर आ सकते हो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वेरी कर रही है फिर। ये बिल्डिंग मटेरियल तो आपका खत्म भी हो जाता है अभी तक, मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने के आसपास ऑलमोस्ट हो गया है बंद रहते हुए ना सब्जेक्ट की क्लासेस की, अराउंड 1 महीना हो गया पूरा। अदरवाइज तो अब तक ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो ही जाता। चलो अपना फिर इसको आज ओवर कर रहे हैं, कल दोबारा से डिस्कस करेंगे। कल का जो भी टाइमिंग रहेगा एंड सब्जेक्ट का जो भी आपका है नए सब्जेक्ट का, वो आपको पता लग जाएगा जल्दी, है ना। सर इन्फॉर्म कर देंगे शाम तक टाइम के लिए। तो चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।